हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सब। मैं हूं अंकित और आप देख रहे हैं आपका अपना चैनल नंबर 1 कॉमर्स क्लासेस। आशा करता हूं आप सब बहुत अच्छे होंगे। ठीक है, आपका इतना प्यार जो मिल रहा है वो मुझे तहे दिल से और मेहनत करने के लिए जो है उत्सुक कर रहा है। ठीक है, इतना प्यार देने के लिए आपको बहुत 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 धन्यवाद। ठीक है, आज मैं लेकर आया हूं टॉप 60 क्वेश्चंस जो कि रिलेट करेगा अकाउंटिंग, बुक कीपिंग एंड प्रिंसिपल से। ठीक है, यानी कहने का मतलब है जहां तक मैंने पढ़ा दिया है वहां तक का पूरा टॉप 60 क्वेश्चंस मैं आज सॉल्व कराऊंगा। इससे बाहर कुछ भी नहीं आने वाला। और एक बात मैं आपको बता दूं, आपकी एग्जामिनेशन तक यूथ की जो बुक है, ठीक है, जिसमें अप्रोक्सीमेटली 6570 क्वेश्चंस हैं, वो सारे क्वेश्चंस में एक एक करके सॉल्व करा दूंगा। एक एक करके क्वेश्चन में सॉल्व करा दूंगा। ठीक है, तो आज की श्रेणी हम स्टार्ट करते हैं टॉप 60 क्वेश्चन से। हाँ, एक काम करेंगे, जितने लोग वीडियो को देखते हैं वो कृपया करके लाइक जरूर कर दिया करें, शेयर कर दिया करें, कमेंट कर दिया करें। आप बताइए कितना मेहनत होती है। बहुत मेहनत करनी पड़ती है। ठीक है, एक वीडियो को बनाने के लिए ना, ये समझ लीजिए कितने कंटेंट्स को कलेक्ट करना पड़ता है, कहाँ कहाँ से कलेक्ट करना पड़ता है। आप लोग के लिए इतनी मेहनत मैं कर रहा हूँ। आप पूरे यूट्यूब पर देखेंगे जाके, कॉमर्स का कंटेंट इतना बेहतरीन आपको नहीं मिलने वाला, ये मेरी गारंटी है। इतना बेहतरीन कंटेंट मैं आपको दे रहा हूँ कि आप जो है पढ़ें और साथ में अच्छे से लिख लें। आप खंगाल लीजिएगा। ठीक है, पूरे यूट्यूब पर जाइए, खंगालिएगा एक बार। अब मैं स्टार्ट करता हूं टॉप 60 क्वेश्चंस जो कि रिलेट करेगा अकाउंटिंग, बुक कीपिंग एंड प्रिंसिपल से। तो इसी श्रेणी में स्टार्ट करते हैं। चलिए, पहला क्वेश्चन आपके स्क्रीन पर देखते हैं क्या है। देखिए, पहला क्वेश्चन है, दोहरा लेखा प्रणाली यानी डबल एंट्री सिस्टम के जो सिद्धांत को प्रथम बार, ठीक है, फर्स्ट टाइम प्रकाशित करने वाले या कराने वाले व्यक्ति का नाम क्या था। ठीक है, यानी डबल एंट्री सिस्टम को किसने जो है बनाया था, कौन बनाने वाला था, कौन प्रतिपादक था। तो आप ध्यान से समझिएगा। अगर हम बात करें तो इनका नाम था ल्यूकस पेसिवली। मैंने बहुत डिटेल में बताया था, फ्रा ल्यूकस पेसिवली नाम था इनका। चलिए बात कर लेते हैं। इनका नाम था फ्रा ल्यूकस पेसिवली। मैंने अपने नोट्स में बताया था, इनका नाम फ्रा ल्यूकस पेसिवली भी कुछ बुक में लिखा हुआ है और कुछ बुक में पेसिवली भी लिखा हुआ है। और ये कहाँ के रहने वाले थे? ये रहने वाले थे इटली के। ठीक है, और इटली के किस सिटी में रहने वाले थे? वेनिस सिटी में रहने वाले थे। और इन्होंने अपनी बुक एक लिखी थी 1494 में। ठीक है, 1494 में इन्होंने एक बुक लिखी थी जिसका नाम था डी सुमा प्रपोर्शनेट। ठीक है, और उस बुक का 3 चैम्बर था जिसमें रेशियो था, रेशियो एनालिसिस था, मैथ्स था और अकाउंटिंग था। मैंने ये सारी बातें आपको बताई थी। अल्फ्रेड मार्शल तो इकोनॉमिक्स से रिलेट करते हैं, इनसे तो कोई मतलब ही नहीं है। हेनरी फ्यूल जो है वो मैनेजमेंट से रिलेट करते हैं। FW टेलर जो है वो मैनेजमेंट से रिलेट करते हैं। तो ये तीनों लोग नहीं हो सकते। कौन होगा? ल्यूकस पेसिवली। क्लियर हो गई बात। दूसरे क्वेश्चन पे आते हैं। दूसरा क्वेश्चन क्या कह रहा है? दूसरा क्वेश्चन कह रहा है कि दोहरा लेखा प्रणाली का प्रारंभ कहां से हुआ था, यानी डबल एंट्री सिस्टम को देने वाला जो देश था वो कौन सा था। देखिए, मैंने आपको बताया था कि जो ल्यूकस पेसिवली हैं वो कहां के रहने वाले हैं? वो रहने वाले हैं इटली के। ठीक है, और इटली के ही रहने के कारण, ध्यान से सुनिएगा, इटली के ही रहने के कारण इनको, ठीक है, इन्होंने ही क्या दिया था? डबल एंट्री सिस्टम दिया था। डबल एंट्री सिस्टम दिया था। और डबल एंट्री सिस्टम दिया था और कहां के रहने वाले थे? इटली के रहने वाले थे। इसीलिए जो दोहरा लेखा प्रणाली है वो कहां पे मानी जाती है? इटली में। और इटली में एक सिटी है जिसका नाम है वेनिस सिटी। हिंदी में बोलते हैं वेनिस सिटी। ठीक है, वेनिस सिटी यानी एक डिस्ट्रिक्ट है, वहीं पर के रहने वाले थे। इसीलिए दोहरा लेखा प्रणाली का प्रतिपादन इटली से हुआ था। चलिए, दूसरा क्वेश्चन था, इंडिया से मतलब नहीं है, इंडिया में कोई मतलब नहीं है, इंग्लैंड से मतलब नहीं है। तो हम आगे आ जाते हैं। तीसरा क्वेश्चन आपके, आधुनिक कह रहा है आधुनिक लेखा प्रणाली यानी कि मॉडर्न अकाउंटिंग सिस्टम का जो जनक माना जाता है उसे किसे माना जाता है? ये क्या लुईस प्रथम? ये कौन है? ये कोई है ही नहीं है। ठीक है, देखिए, लुईस प्रथम हो ही नहीं सकते। फिलिप कोटलर, फिलिप कोटलर तो ये मार्केटिंग के हैं, ध्यान रखिएगा। ये मार्केटिंग के जो है फादर बोला जाता है इनको, फादर ऑफ मार्केटिंग बोला जाता है फिलिप कोटलर को, ये याद रखिएगा। ठीक है, तो इसलिए ये नहीं हो सकते, ये नहीं हो सकते। J.R. बॉटली बॉय तो हो ही नहीं सकते, ये एक राइटर हैं। ठीक है, ध्यान रखिएगा, ये एक राइटर हैं। इसलिए कौन है? ध्यान रखिएगा,
ल्यूकस पेसियोली, ठीक है। आधुनिक लेखांकन प्रणाली का जनक जो माना जाता है वो ल्यूकस पेसियोली को माना जाता है। आगे क्वेश्चन पे आते हैं। पूरा देखिए डिटेल में बता रहा हूं, कंफ्यूज होने की जरूरत नहीं है। अब आगे क्वेश्चन कह रहा है कि पुस्तपालन का कार्य जहां समाप्त होता है, ध्यान से सुनिएगा मेरी बात को बहुत से, ये यहां देखिए, देखिए बुक कीपिंग, ठीक है, बुक कीपिंग, ठीक है, जहां पे खत्म हो गई तो स्टार्ट होती है अकाउंटिंग, और अकाउंटिंग जहां खत्म हो गई फिर स्टार्ट होती है ऑडिटिंग। क्या स्टार्ट होती है? ऑडिटिंग। क्योंकि ऑडिटिंग में क्या करते हैं? बुक्स का इंस्पेक्शन करते हैं, बुक्स का क्या करते हैं? इंस्पेक्शन करते हैं, ठीक है। इंस्पेक्शन का मतलब क्या होता है? निरीक्षण किया जाता है। क्या किया जाता है? निरीक्षण किया जाता है, ठीक है। तो यहां ध्यान रखिएगा, ये हो जाएगा ऑडिटिंग। प्रमाणन हो नहीं सकता, ये तो बाउचिंग है। बाउचिंग में क्या होता है? बाउचिंग में तो हम क्या करते हैं, जो सोर्स ऑफ डॉक्यूमेंट है उसको चेक करते हैं, ठीक है। क्रय हो ही नहीं सकता, स्टॉक से मतलब नहीं है। क्लियर हो गई बात? मैंने लिखवाया भी है, जहां पर पुस्तपालन का कार्य समाप्त होता है वहां अकाउंटिंग स्टार्ट होती है, और जहां पर अकाउंटिंग स्टार्ट होती है, जहां पर अकाउंटिंग स्टार्ट होती है वहां पर स्टार्ट होता है ऑडिटिंग। तो यहां पे यही पूछ रहा है, जहां पर क्या लेखाक्रम यानी अकाउंटिंग स्टार्ट होती है, खत्म होती है, वहां पे क्या स्टार्ट होता है? तो ऑडिटिंग होती है। क्लियर? आगे आ जाते हैं। अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है? अगला क्वेश्चन कह रहा है निम्नलिखित में से कौन सूचनाओं की प्रक्रिया के रूप में लेखांकन का अंतिम चरण है? चलिए, मैंने आपको बताया था अकाउंटिंग स्टेप बताया था। अकाउंटिंग स्टेप आपको अगर याद होगा तो सबसे पहले होता है रिकॉर्डिंग, ठीक है। अकाउंटिंग का जो स्टेप था, अकाउंटिंग का जो स्टेप था रिकॉर्डिंग था, फिर था क्लासिफाइंग, फिर था समराइजिंग, फिर था इंटरप्रिटेशन, फिर था कम्युनिकेशन, ठीक है। क्या था? कम्युनिकेशन। रिकॉर्ड का मतलब क्या होता है? लेखा करना, ठीक है। क्लासीफाई का मतलब होता है, आपको पता है, इसका मतलब होता है वर्गीकरण करना, ठीक है। इसका मतलब होता है सारांश निकालना, इसका मतलब होता है एनालिसिस करना, ठीक है। तो ये सारी, लास्ट वाला टॉपिक है कम्युनिकेशन। अब पढ़ते हैं पहले पॉइंट को, सूचनाओं का विश्लेषण एवं निर्वचन, ठीक है। उसके बाद कह रहा है सूचनाओं का संप्रेषण, फिर कह रहा है लेखा पुस्तकों में आंकड़ों का अभिलेखन, ठीक है। फिर कह रहा है, अब इसमें बात को पढ़ना है, निम्नलिखित में से कौन सूचनाओं की प्रक्रिया के रूप में लेखांकन का अंतिम चरण है? तो ये आप ध्यान रखिएगा, जो सूचनाओं का संप्रेषण होता है, ठीक है, सूचनाओं का संप्रेषण होता है, ये बात ध्यान रखिएगा। हम क्या करते हैं, जो हमारे यूजर्स होते हैं, ठीक है, यूजर्स जो होते हैं, ठीक है, यूजर्स वो दो तरीके के होते हैं, एक होते हैं एक्सटर्नल और एक होता है इंटरनल। इन दोनों को हम क्या करते हैं, अपनी जो एसेट्स हैं, लायबिलिटीज हैं, ठीक है, इंटरप्रिटेशन करने के बाद में जो आती हैं वो करते हैं, ठीक है। सूचनाओं का विश्लेषण एवं निर्वचन तो हो ही नहीं सकता, ठीक है। लेखा पुस्तकों में आंकड़ों का अवलेखन ये तो फर्स्ट पार्ट होता है, वित्तीय विवरण के रूप में सारांश ये तो तीसरा पार्ट होता है, ठीक है। और ये देखिए, ये जो विश्लेषण की बात कर रहा है ना, ये आपका इंटरप्रिटेशन होता है, यहाँ पे फाइनल अकाउंट होता है, ठीक है, ये फाइनल अकाउंट है। ये आपका जो है रिकॉर्डिंग है, ठीक है। और ये क्या कर रहा है? सारांश। सारांश का मतलब होता है ट्रायल बैलेंस। समझ में आ गया? तो ये तीनों नहीं हो सकता, दूसरा होगा, ठीक है। क्लियर हो गई बात? होगी। आगे आ जाते हैं अगला क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन कह रहा है पुस्तपालन का क्या अर्थ होता है? अर्थ तो देखते हैं, पहले पहले पॉइंट पर आते हैं। पहला पॉइंट कह रहा है प्रारंभिक पुस्तकों में लेखा करना, कुछ कुछ ठीक लग रहा है। बी वाला कह रहा है लाभ हानि खाता तैयार करना। लाभ हानि खाता तैयार करना, तो ये तो भाई अकाउंटिंग का काम हो गया, ये तो अकाउंटिंग का काम हो गया, तो ये नहीं हो सकता। उसके बाद शुद्ध लाभ की गणना करना, ये भी नहीं हो सकता। साझेदारी संलेख करना, ये तो पार्टनरशिप का काम है, ये तो पार्टनरशिप एक्ट 1932 में हम पहुंच गए, तो इससे तो हो ही नहीं सकता। तो पहला क्या होगा? प्रारंभिक पुस्तकों में लेखा करना। क्लियर हो गई होगी बात? आगे आ जाते हैं। फिर कह रहा है लेखांकन का प्रमुख कार्य क्या है? प्रमुख यानी मेन जो कार्य है वो क्या है? चलिए देख लेते हैं, पहले पॉइंट पर आते हैं। पहला पॉइंट क्या कह रहा है? आर्थिक समंकों का अभिलेखन करना। ये प्रमुख काम में नहीं है। कैसे? अभी देखते हैं। ये तो रिकॉर्डिंग करना है, तो ये नहीं हो सकता। कार्य हेतु सूचना प्रदान करना, ये तो लास्ट काम है, ठीक है, यानी फिफ्थ स्टेप होता, अभी बताया था मैंने इससे पहले क्वेश्चन में। फिर कह रहा व्यावसायिक लेन देनों का वर्गीकरण और अभिलेखन करना, ठीक है, वेरी गुड, ये काम ठीक लग रहा है। कुछ रिकॉर्डिंग करना और उसके बाद क्या करना? क्लासीफाई करना, ये काम ठीक लग रहा है। फिर आगे कह रहा गैर आर्थिक लक्ष्यों को प्राप्त करना, यानी कहने का मतलब है वो लक्ष्य, वो गोल जो हमारे काम का नहीं है, तो ये तो हो नहीं सकता, तो ये नहीं हो सकता, यानी यही एकदम एकदम करेक्ट है, ठीक है। क्लियर हो गई होगी बातें? बिल्कुल डिटेल में समझा रहा हूं, कोई दिक्कत होगा तो कमेंट में हमसे पूछिएगा।
फिर आगे आते हैं, बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है, ये बहुत ज्यादा कंफ्यूज करता है बच्चों को। देखिए समझाता हूं उसमें क्या करता है। क्या करा, निम्नलिखित में से कौन सा लेखांकन समीकरण सही है। तो बात को ध्यान से समझिएगा, सही है का मतलब क्या होता है। देखिए पहला कह रहा है कैपिटल इज इक्वल टू एसेट्स प्लस लायबिलिटी। अब देखो एक छोटा सा मैं बैलेंस शीट बनाता हूं, ध्यान से समझिएगा। बैलेंस शीट बनाया, आपको पता है कि कैपिटल इधर लिखते हैं, ठीक है, ये लायबिलिटी होती है और ये अमाउंट, ठीक है, और ये एसेट्स और ये अमाउंट। चलिए देखते हैं, ये कैपिटल हमने यहां लिख दिया। पहले वाले क्वेश्चन को लेते हैं। पहला क्वेश्चन है कैपिटल इज इक्वल टू एसेट्स प्लस लायबिलिटी। एसेट्स प्लस लायबिलिटी, अच्छा ये लायबिलिटी होती है, लायबिलिटीज, ये लायबिलिटी जो होती है एक्सटर्नल होती है, हमेशा ध्यान रखिएगा। और ये जो कैपिटल होता है वो इंटरनल होता है, चूंकि ओनर का होता है। फिर कह रहा है यहां पे एसेट्स। अब देखिए यहां पे कह रहा है कि आप एसेट्स को कैपिटल से जोड़ दोगे। आप खुद देखो, एसेट्स को कैपिटल को जोड़ दोगे तो लायबिलिटी मिल जाएगी। कैसे मिल जाएगी, मिल ही नहीं सकती। एसेट्स को कैपिटल से कहां जोड़ दोगे भाई, तो नहीं मिलेगी। तो पहला इक्वेशन गलत हो गया, पहला इक्वेशन गलत हो गया। फिर कह रहा है कैपिटल इज इक्वल टू एसेट्स माइनस लायबिलिटी। ठीक है, देख लेते हैं, दूसरे क्वेश्चन पर आते हैं। दूसरे क्वेश्चन कह रहा है, अब दूसरे क्वेश्चन पे इसी पे आते हैं, यहीं पे आ जाते हैं। देखिए क्या कर रहा है, कैपिटल इज इक्वल टू, हाँ एसेट्स। अब देखो एसेट्स से यहां पे मान लिया एसेट दिया हुआ 1 लाख रुपए, ठीक है, और यहां ये 80,000 दिया हुआ है, ठीक है। तो 1 लाख में 80,000 घटा दिया तो 20,000 की हमें क्या मिल गई, दोनों तरफ बराबर हो गया, दोनों तरफ एकदम इक्वल हो गया, ठीक है, दोनों तरफ इक्वल हो गया। तो यानी कहने का मतलब है सेकंड इक्वेशन इज करेक्ट। थर्ड पे भी करेक्ट बात कर लेते हैं, थर्ड पे ही बात करते हैं, ठीक है, कंफ्यूज होने की जरूरत नहीं है, थर्ड पे भी बात कर लेते हैं, इससे आपको क्लियर हो जाए कि इक्वेशन में एक वीडियो भी मैं बना दूंगा, उसके लिए आप कंफ्यूज मत होइएगा, ठीक है, उसको भी मैं बना दूंगा। अब आते हैं अगला पॉइंट, कह रहा है एसेट्स इज इक्वल टू लायबिलिटीज माइनस कैपिटल। अब ये बताओ, इधर देखो, यहां पे आ जाओ तीसरे वाले इक्वेशन पर, ये देखिए थर्ड वाला पॉइंट जो है, थर्ड इक्वेशन की हम बात कर लेते हैं, ठीक है। ये क्या कर रहा है, देखिए बैलेंस शीट हमने बनाया, ये लायबिलिटी हो गई, ये अमाउंट हो गया, ये एसेट्स हो गया, अमाउंट हो गया। ये कह रहे हैं सर जी ये हो गई कैपिटल, यहां पे कैपिटल लिखा। अब इतना तो आपको पता ही होना चाहिए कि कैपिटल कहां लिखी जाती है। अब कैपिटल लिखा है, ये लायबिलिटी लिखा, कह रहे हैं कि एसेट्स इज इक्वल टू क्या होता है, लायबिलिटी से। आप बताओ लायबिलिटी से जब हम कैपिटल घटा देंगे, लायबिलिटी जब हम कैपिटल घटाएंगे तो हमें एसेट्स मिल जाएगी, बिल्कुल नहीं मिलेगी। क्वेश्चन गलत ही हो गया, ठीक है। अगला क्या करा, लास्ट वाला क्या करा, लास्ट वाला करा लायबिलिटी इज इक्वल टू, यानी तीसरा इक्वेशन भी गलत हो गया, ठीक है। अब आता है लायबिलिटी इज इक्वल टू एसेट्स प्लस कैपिटल। अब देख लेते हैं इस इक्वेशन को भी रख लेते हैं, इस वाले पॉइंट को भी रख लेते हैं जरा सा। ये क्या कह रहा है, इसी पॉइंट को यहां ही समझ लेते हैं। क्या कह रहा है, लायबिलिटी फोर्थ वाले क्वेश्चन को, लायबिलिटीज इज इक्वल टू एसेट्स, यहां लिख लो एसेट्स, एसेट्स प्लस कैपिटल। और लायबिलिटीज इज इक्वल टू एसेट, ये कहां से हो गया, एसेट्स प्लस, एसेट्स में कैपिटल को जोड़ोगे तो लायबिलिटी मिल जाएगी, नहीं मिलेगी। हाँ एसेट्स से कैपिटल को माइनस कर देते, अगर ये होता एसेट्स माइनस कैपिटल तो हमें क्या मिल जाती है, लायबिलिटी मिल जाती, ठीक है। तो ये भी ऑप्शन गलत हो गया। इतना डिटेल में शायद ही किसी ने समझाया होगा, ठीक है। अब हम आगे आते हैं थोड़ा सा, ठीक है। अब अगला क्या कह रहा है, अगले पॉइंट पर क्या कहते हैं, फिर भी उसी तरीके से थोड़ा सा अलग तरीके से आया, इक्वेशन वही है, थोड़ा सा अलग तरीके से आया। निम्नलिखित में से कौन सा एक सही लेखांकन समीकरण है, चलिए देख लेते हैं। कह रहा है एसेट्स इज इक्वल टू, देखिए ये कह रहा है, ये होता है एसेट्स, एसेट्स इज इक्वल टू कह रहा है कि कैपिटल, ये कभी हो ही नहीं सकता, क्योंकि एसेट्स इज इक्वल टू हमेशा होता है लायबिलिटीज, यानी टोटल एसेट्स इज इक्वल टू होता है टोटल लायबिलिटी, हो नहीं सकता। दूसरे पे आते हैं, एसेट्स इज इक्वल टू, ये कह रहा है ये है एसेट्स, तो पहले कट कर दो, एसेट्स इज इक्वल टू लायबिलिटीज, लायबिलिटीज प्लस कैपिटल। हाँ बिल्कुल सही है, बिल्कुल सही है, एसेट्स, यही ऑप्शन सही है। देखिए एसेट्स क्या बनती है, इधर देखो बैलेंस शीट पे चलो, देखो ये बैलेंस शीट हमने बनाया, हमने लिखा लायबिलिटीज, फिर लिखा अमाउंट, फिर लिखा एसेट्स, फिर लिखा अमाउंट, ठीक है। अब यहां लिखा हमने कैपिटल, ठीक है, और यहां हमने लिखा लायबिलिटी, यहां लिख दिया 20,000 और यहां लिखा 80,000, तो टोटल कितना बना, 1 लाख रुपए, ठीक है। तो यहां भी कितना हो जाएगा, 1 लाख रुपए, तो ये बिल्कुल सही बन रहा है, क्योंकि आपको पता है टोटल एसेट्स इज इक्वल टू क्या होता है, टोटल लायबिलिटी का। सेकंड ऑप्शन इज करेक्ट। फिर कह रहा है, देख लेते हैं, परिसंपत्ति इज इक्वल टू लायबिलिटीज माइनस, देखिए कह रहा है कि लायबिलिटीज, लायबिलिटी में, अब देखो देखो लायबिलिटी में, तीसरे पे लायबिलिटी में आप कैपिटल को घटाओगे तो कितना आएगा, चलो 80 में 20 घटाओगे तो 60 आएगा, तो कहां 1 लाख रुपए मिल रहा है, नहीं मिल रहा है, यानी तीसरा ऑप्शन गलत हो गया। चौथे वाले ऑप्शन पे आ जाओ, तीसरा ऑप्शन चौथा कह रहा है कि एसेट्स इज इक्वल टू, चलिए एसेट्स पे आ जाओ, ये मान लेते हैं एसेट्स है, एसेट्स पे आ जाओ, एसेट्स इज इक्वल टू कह रहा है,
एसेट्स इज इक्वल टू लाइबिलिटीज इज इक्वल टू, ये कैसे हो गया, ये तो गलत ही हो गया चौथा वाला तो। एसेट्स इज इक्वल टू लाइबिलिटीज इज इक्वल टू कैपिटल, कभी नहीं हो सकता, जीवन में नहीं हो सकता। चलिए ठीक है, अब हम आगे आ जाते हैं। आगे क्या कह रहा है ध्यान से पढ़ेंगे। अब देखिए इसमें कह रहा है कि ध्यान से क्वेश्चन पढ़िएगा, निम्नलिखित में से कौन सा एक कार्य लेखांकन का नहीं है, लेखांकन का कौन सा एक काम नहीं है। देखिए जब आपने पढ़ा होगा, मैंने लिखवाया था लेखांकन के कार्य, तो उसमें हमने ये जरूर लिखवाया है, वैधानिक आवश्यकताओं को पूरा करना, बिल्कुल लीगल फॉर्मेलिटीज को करता है। फिर आ जाते हैं दूसरे पॉइंट को, अगले पॉइंट को, व्यवसाय की संपत्तियों की रक्षा करना बिल्कुल करता है, क्योंकि जब भी हम कोई चीज सिस्टम से रखते हैं, कोई काम सही से करते हैं, तो वैसे ऑटोमेटिकली जो है वो रक्षा करती है, या एविडेंस के रूप में भी काम करता है। अभिलेखों को यानी जो रिकॉर्ड्स हैं उसको व्यवस्थित रखना, रिकॉर्डिंग करना, क्लासीफाइंग करना, समराइजिंग करना, इंटरप्रिटेशन करना, कैश बुक में लिखना, तो ये काम तो हो ही सकता, लेकिन प्रॉफिट मैक्सिमाइजेशन का काम नहीं होता है, ये काम होता है मैनेजमेंट का। ठीक है, ये ध्यान रखिएगा, तो पहला काम नहीं होगा। आगे आ जाइए, यानी कि ये तीनों नहीं होंगे, इस कट कर दें तो कंफ्यूज हो जाएगा, ये नहीं होगा, ठीक है, ये तीनों नहीं होंगे, ठीक है, ये तीनों नहीं होंगे, पहला वाला ही ऑप्शन सही है। आगे आ जाते हैं, ठीक है, अब बहुत तेजी से चलेंगे और मजे से पढ़ते चलेंगे, ठीक है। फिर वही क्वेश्चन आगे क्या कर रहा है, निम्नलिखित में से थोड़ा सा छोटा कर लेते हैं, कह रहा है कि निम्नलिखित में से कौन सा लेखांकन समीकरण सही नहीं है। अब देखिएगा सही नहीं पर है, सही नहीं, तो देख लेते हैं सही नहीं वाला क्या कह रहा है। कह रहा है एसेट्स इज इक्वल टू लायबिलिटीज प्लस कैपिटल, बिल्कुल सही है, अभी मैं बता चुका हूं। कैपिटल इज इक्वल टू, सही नहीं है। अब कह रहा है कैपिटल इज इक्वल टू एसेट्स माइनस लायबिलिटी। अब देखिए एसेट्स से अगर हम लायबिलिटीज को घटाएंगे, हम ऊपर समझा चुके हैं इसलिए अब डिटेल नहीं बता सकते, ठीक है। एसेट्स से अगर हम लायबिलिटीज को, देखिए एसेट्स हमारी इधर एसेट्स में लिखी होती है, लायबिलिटीज हमारी एक्सटर्नल लायबिलिटी होती है, एसेट से लायबिलिटी को घटाएंगे तो कैपिटल मिल जाएगा, बिल्कुल सही है, ये भी सही है, ठीक है, ये भी सही है। फिर कह रहा है लायबिलिटीज इज इक्वल टू, देखिए लायबिलिटीज इज इक्वल टू क्या होता है, एसेट्स माइनस कैपिटल। एसेट्स से अगर हम कैपिटल को घटाएंगे, बिल्कुल सही बात है, एसेट्स से अगर हम कैपिटल को घटाएंगे तो बिल्कुल से बिल्कुल लायबिलिटी 100% मिलेगी, ये ध्यान रखिएगा, 100% लायबिलिटी मिलेगी, ठीक है, तो ये भी सही है। फिर अगला कह रहा है लायबिलिटीज इज इक्वल टू एसेट्स प्लस कैपिटल, ये कैसे हो गया भाई, एसेट्स में कैपिटल जोड़ोगे तो लायबिलिटी मिल जाएगी, कभी नहीं मिल सकती, तो यही वाला जो है ऑप्शन क्या हो जाएगा, यही वाला हो जाएगा, ये सब कट कर देते हैं, ठीक है, ये सब हमारा क्या कट हो जाएगा, ठीक है, तो यही वाला डी वाला ऑप्शन इज करेक्ट। ऊपर मैं समझा चुका हूं इसलिए मैं यहां पे नहीं समझा रहा हूं, ठीक है, बहुत ज्यादा लंबी वीडियो हो जाएगी, इसलिए अगर कोई दिक्कत होगा तो हमें कमेंट करिएगा, मैं फिर से समझा दूंगा, ठीक है। आगे आ जाते हैं। अब देखिए अगला क्वेश्चन कह रहा है कि कंसीडर द फॉलोइंग एक्टिविटीज, देख रहा है निम्नलिखित क्रियाओं पर विचार कीजिए। अब इसमें क्या कह रहा है, कह रहा है देखिए इसमें कह रहा है समराइजिंग द परफॉर्मेंस ऑफ अ बिजनेस। हमने बताया था समराइजिंग का मतलब होता है ट्रायल बैलेंस, दिस इज द थर्ड स्टेप ऑफ अकाउंटिंग, पहली बात। फिर कह रहा है व्यावसायिक लेन देनों का विश्लेषण करना, ये हो ही नहीं सकता। अच्छा इसमें वो बताना है कि सीक्वेंस बताना, चलिए तो सीक्वेंस देख लेते हैं, लिखते हैं, चलिए तो फोर्थ वाला पहले हो जाएगा, फोर्थ वाला पहले हो जाएगा, क्योंकि पहले हम क्या करते हैं, रिकॉर्ड करते हैं, यहां लिखते हैं पहले रिकॉर्ड करते हैं, फिर क्या करते हैं, क्लासीफाई करते हैं। देखिए क्लासीफाई वाला कोई ऑप्शन है, हाँ है, एनालाइजिंग द बिजनेस, तो ये क्या हो जाएगा, दूसरा हो जाएगा, यानी क्लासीफाई बोलिए या एनालाइज बोलिए। फिर क्या है उसका समराइज करते हैं, तो पहला हो जाएगा, समराइज हो जाएगा, फिर तीसरा हो जाएगा, तो ये हो जाएगा इंटरप्रिटेशन, यही आपका सीक्वेंस बनेगा। देखिए कौन सा है, तो यही वाला सही हो जाएगा, ठीक है। आपको पता है पहले रिकॉर्डिंग करते हैं, क्लासीफाई या एनालाइजिंग करते हैं, फिर समराइज करते हैं, देन इंटरप्रिटेशन करते हैं। रिकॉर्डिंग का मतलब जनरल करना होता है, क्लासीफाइंग का मतलब होता है लेजर बनाना होता है, समराइजिंग का मतलब इंटरप्रिटेशन करना होता है, और समराइजिंग का मतलब ट्रायल बैलेंस होता है, और इंटरप्रिटेशन का मतलब होता है फाइनल अकाउंट। मैंने पूरी बात क्लियर कर दी। आगे आ जाते हैं, उसके बाद में फिर क्या कह रहा है, निम्नलिखित में से कौन सा सही समीकरण है, आप देखते हैं। देखिए क्या कह रहा है, एसेट्स इज इक्वल टू कैपिटल, ये कह रहे हैं एसेट्स इज इक्वल टू कैपिटल के होगी, कभी नहीं हो सकती, यानी ये गलत हो गया। संपत्ति बराबर दायित्व, देखिए कह रहा है एसेट्स इज इक्वल टू लायबिलिटीज माइनस कैपिटल, लायबिलिटीज माइनस कैपिटल, यानी कि लायबिलिटी से कैपिटल घटाएंगे तो एसेट्स मिल जाएगी, नहीं मिलेगी, घटाएंगे नहीं जोड़ेंगे, तो ये हो नहीं सकता। तीसरा वाला संपत्ति इज इक्वल टू क्या होगा, हाँ ये सही है, बस यही वाला सही होगा, ठीक है, यानी ये दोनों गलत हो जाएगा और ये वाला सही हो जाएगा, ठीक है। आगे आ जाते हैं,
फिर क्या कह रहा है, फिर कह रहा है नेटवर्थ। चलिए पहले इसका नाम देखते हैं। देखिए नेटवर्थ बोलते हैं, इसको हम शेयर होल्डर फंड्स भी बोलते हैं, शेयर होल्डर फंड भी बोलते हैं, और इसी को हम कैपिटल, बहुत लोग कुछ राइटर्स को कैपिटल एम्प्लॉयड ही बोलते हैं, बट कैपिटल एम्प्लॉयड थोड़ा सा अलग होता है, मैं बाद में बता दूंगा, ठीक है। देखिए नेटवर्थ का मतलब क्या होता है। देखिए जब आप कभी भी न्यूज़पेपर पढ़ते हैं या किसी भी बड़े बड़े मार्क जुकरबर्ग का नाम सुनते हैं, सीईओ का नाम कहते हैं, उनकी नेटवर्थ, नेटवर्थ का मतलब होता है बेटा, जब हम टोटल एसेट्स से, ध्यान से सुनिएगा, टोटल एसेट्स से एक्सटर्नल लायबिलिटी को हम घटा देते हैं, एक्सटर्नल लायबिलिटी को घटा देते हैं तो हमें मिलती है कैपिटल, और इसी कैपिटल को ही क्या बोलते हैं, नेटवर्थ बोलते हैं, इसी को शेयर होल्डर फंड्स बोलते हैं, और ये बोलते हैं, यानी डी ऑप्शन इज करेक्ट। ये हो नहीं सकता, ये नहीं हो सकता, ये नहीं हो सकता। क्लियर हो गई बात। यानी कैपिटल को ही नेटवर्थ बोलते हैं, नेटवर्थ को ही शेयर होल्डर फंड बोलते हैं, शेयर होल्डर फंड को ही कैपिटल एम्प्लॉयड बोलते हैं। टोटल एसेट से एक्सटर्नल लायबिलिटी को हटा दिया जाएगा, कहानी खत्म, पोस्टमार्टम हो गया इस क्वेश्चन का। आगे आ जाते हैं। अगला कह रहा है अकाउंटिंग है, यानी लेखांकन क्या है, चलो देख लेते हैं। पहले कह रहा है लेखांकन। देखिए एक बात ध्यान रखिएगा, व्यापार की भाषा है होती है, एक बात ध्यान रखिएगा, व्यापार की भाषा होती है, अकाउंटिंग इज द लैंग्वेज ऑफ बिजनेस होती है, ठीक है। लेकिन आगे भी ऑप्शन पढ़ेंगे, जो नियरेस्ट ऑप्शन होता है उसकी हम बात करते हैं। फिर कह रहा है सोर्स ऑफ बिजनेस इंफॉर्मेशन। देखिए एक चीज ध्यान रखिएगा, सोर्स, यही चीज थोड़ा सा गलत कर दिया, सोर्स ऑफ बिजनेस इंफॉर्मेशन होता है हमारा डॉक्यूमेंट सोर्सेस, डॉक्यूमेंट सोर्सेस होता है, ठीक है। तो डॉक्यूमेंट सोर्सेस जो होता है वो अलग चीज होती है, तो इसलिए सेकंड वाला ऑप्शन नहीं हो सकता, फर्स्ट वाला ऑप्शन नहीं हो सकता। थर्ड कह रहा है रिकॉर्डिंग, क्लासीफाइंग, समराइजिंग, बिल्कुल सही है, यही वाला होगा। अगर ये दूसरा ऑप्शन सोर्स ऑप्शन की बात ना करता तो ऑल ऑफ द अबव होता। बात ध्यान के समझिएगा, क्योंकि सोर्स ऑप्शन अलग होता है, जैसे इनवाइस, कैश रिसीट्स, ठीक है, पेमेंट रिसीट्स, तो ये इसकी बात कर रहा है, वो अलग का पार्ट होता है। क्लियर है बात। तो हो जाएगा रिकॉर्डिंग, क्लासीफाइंग, समराइजिंग। क्लियर है। आगे आते हैं। अब क्या करा, फिर वही स्टेप्स बनाने हैं। देखिए मैंने अभी बताया था, सबसे पहले क्या होता है, सबसे पहले रिकॉर्डिंग होता है, फिर क्लासीफाइंग होता है, फिर समराइजिंग होता है, समराइजिंग होता है, फिर इंटरप्रिटेशन होता है, RCS-IC बोलते हैं। ये एक साइकिल होती है जिसको हम बोलते हैं, इसको हम बोलते हैं अकाउंटिंग साइकिल। ध्यान रखिएगा, अकाउंटिंग साइकिल बोलते हैं, यानी लेखांकन चक्र बोलते हैं। इसे रिकॉर्डिंग बोलते हैं, इसे क्लासीफाइंग बोलते हैं, समराइजिंग, इंटरप्रिटेशन एंड कम्युनिकेशन। हिंदी में बोलते हैं पहले वाले को लेखा करना, फर्स्ट स्टेप, दूसरे वाले को क्लासीफाई करना यानी कि वर्गीकरण करना, तीसरे को सारांश बनाना, चौथे में विश्लेषण करना, और फिर कम्युनिकेशन करना, ठीक है। तो आप देख लेते हैं क्रम, पहले वाले का तीसरा है, देखिए पहला यहां हो गया, तीसरा क्लासीफाइंग जो है वो पहला हो गया। अब देखिए दूसरा कोई ऑप्शन मिल रहा है तो देखिए हो गया, फिर समराइजिंग करना यानी फोर्थ हो गया, फिर हो गया इंटरप्रिटेशन वाले दूसरा, तीसरा, पहला, ये वाला पहला वाला ऑप्शन ये हमारा सही हो जाएगा, ठीक है। आगे आ जाते हैं। फिर अब क्या कह रहा है, कह रहा है कि द मेन ऑब्जेक्टिव ऑफ अकाउंटिंग इज टू नोन अबाउट दैट, ठीक है। लेखांकन का मुख्य उद्देश्य निम्न की जानकारी से है। देखिए लेखांकन का मुख्य उद्देश्य क्या होता है, पहला वाला ऑप्शन कुछ हमको ठीक लग रहा है, क्या कह रहा है, व्यापार के लाभ हानि तथा संपत्तियों और दायित्वों को, बिल्कुल एकदम सही है, पहला वाला ही सही, लेकिन आगे भी पढ़ लेते हैं, ठीक है। क्योंकि कभी भी ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन में पहले, दूसरे, तीसरे से निर्णय नहीं लेना है, चारों को पढ़ना ध्यान से। फिर कह रहा है माल के रहतिया की स्थिति का ज्ञान, इससे मतलब नहीं होता है अकाउंट, ये तो अकाउंटिंग का काम है। नकद की स्थिति का ज्ञात करना, ये अकाउंटिंग का काम होता है। कर्मचारियों की गलती को, ये ऑडिटिंग का काम होता है, ध्यान समझिएगा, ये ऑडिटिंग का काम होता है, ठीक है, ये ऑडिटिंग का काम होता है। ये दोनों जो होता है ये अकाउंटिंग का काम होता है। तो ये पहला वाला ऑप्शन इज करेक्ट, ठीक है। आगे आ जाते हैं। फिर कह रहा है कैपिटल ऑफ बिजनेस इज, देखिएगा मैंने आपको बताया था कि जो कैपिटल होती है वो क्या होती है, लायबिलिटी होती है। चलिए कौन सी अवधारणा कहती है, कौन सा कॉन्सेप्ट कहता है, कॉन्सेप्ट में हम लेके चलते हैं, ये कहता है बिजनेस एंटिटी कॉन्सेप्ट, ठीक है। और इसी को हम बोलते हैं सेपरेट एंटिटी, ठीक है, कॉन्सेप्ट। क्लियर है बात। तो ये हमारी क्या हो जाएगी, लायबिलिटी हो जाएगी। अच्छा किस तरीके की लायबिलिटी होती है, तो यही बता दे रहे हैं, ये इंटरनल लायबिलिटी होती है। इंटरनल लायबिलिटी का मतलब वो लायबिलिटी, वो पैसा जो ओनर को मिलता है, जैसे प्रॉफिट, ठीक है, ओनर को मिलता है, रिजर्व ओनर को मिलता है, कैपिटल ओनर को मिलती है, सरप्लस ओनर को मिलता है, तो ये सारी चीजें उसकी होती हैं। आगे आ जाते हैं। फिर अब आते हैं कॉन्सेप्ट्स पे
क्या कह रहा है, लेखांकन विवरणों में, इंग्लिश में पढ़ते हैं पहले, द प्रैक्टिस ऑफ अपेंडिंग नोट्स रिगार्डिंग कंटीजेंट लायबिलिटी इन अकाउंटिंग स्टेटमेंट इज इन परसुएंट टू। चलिए पहले बात करते हैं, क्या कह रहा है, कंसिस्टेंसी। देखिए बेटा, कंसिस्टेंसी का मतलब मैंने बताया था कि 2021 और 2022, इसका मतलब यह था कि जो प्रिंसिपल यहां पे लगाया जाएगा वही प्रिंसिपल यहां भी फॉलो किया जाएगा। अगर हम 10% स्टेप यहां लगा रहे हैं तो 10% से यहां लगाएंगे, तो यह कहानी तो हो नहीं सकती। फिर कह रहा मनी मेजरमेंट। मनी मेजरमेंट का मतलब होता है जो भी चीजें होंगी वो किस में होंगी, कैश में होंगी, तो यह हो ही नहीं सकता। ठीक है, फिर अगला क्या कह रहा है, कंजर्वेशन ऑफ कंजर्वेटिज्म। देखिए कंजर्वेटिज्म का मतलब होता है कि जो भी लॉसेज हैं, ठीक है, जो भी लॉसेज हैं उसके लिए आप पहले से ही प्रोविजन को बना के चलो, पहले से ही प्रोविजन को बना के चलो, ठीक है, बना के चलो, ये कहता है। तो ये भी नहीं हो सकता। हाँ, डिस्क्लोजर कह रहा है। क्या कह रहा है, यानी कहने का मतलब है कोई भी डेटा है उसको पूरी तरीके से डिस्क्लोज करके चलो। अब देखिए इस पॉइंट को हम यहां समझाते हैं, यहां पे देखिए इस पॉइंट को यहां समझाते हैं, चौथे वाले पॉइंट को। देखिए मैंने बताया था बैलेंस शीट, लायबिलिटीज अमाउंट, एसेट्स अमाउंट। अब इसमें क्या होता है, देखिए पहली बात तो संदिग्ध लायबिलिटी क्या होती है, यानी कंटीजेंट लायबिलिटी क्या होती है। कंटीजेंट लायबिलिटी का मतलब ये होता है कि वो लायबिलिटी से, फॉर एग्जांपल मान लेते हैं हमने किसी सामान खरीदा 1 लाख रुपए का, ठीक है, वो कह रहा नहीं 1,20,000 रुपए का हमने सामान बेचा है, ठीक। अब ये मामला कोर्ट में चला गया, इसका मतलब ये हमारी अभी लायबिलिटी तो बनी नहीं, ना तो हमारी एसेट्स बनी, ठीक है, ना तो हमारी एसेट बनी ना तो लायबिलिटी बनी। तो ये क्या होगा, ये फुट नोट के फॉर्म में बैलेंस शीट के नीचे लिख दिया जाता है। कहां लिख दिया जाता है, बैलेंस शीट के नीचे लिख दिया जाता है। इसीलिए ये कौन सी अवधारणा कहती है, प्रकटीकरण की अवधारणा, कंजर्वेटिव कॉन्सेप्ट कहती है। सॉरी, कंजर्वेटिव कह रहा हूं, एक सेकंड रुक जाइएगा। ये कहती है कन्वेंशन ऑफ डिस्क्लोजर, ठीक है, कौन कहता है, डिस्क्लोजर कहता है। क्लियर, आशा करता हूं समझ में आया होगा। आगे चलते हैं। फिर क्या कह रहा है, रूढ़िवादिता। मैंने अभी बताया रूढ़िवादिता क्या कहती है। रूढ़िवादिता देखिए भैया, देखिएगा, रूढ़िवादिता ये तो हो ही नहीं सकता भाई, लेनदारों पर छूट का प्रावधान कहां आप करोगे, ये नहीं होता है, क्योंकि लेनदार पर छूट का मतलब हमारी इनकम होती है, इनकम को हम जनरेट नहीं करते हैं, यानी इनकम के लिए हम कोई काम नहीं करते हैं, हम जो काम करते हैं वो लॉसेस के लिए काम करते हैं। तो अब देखिए, मेकिंग प्रोविजन फॉर बैड एंड डाउटफुल डेट्स, मैंने अभी बताया था, क्या बताया था, ये चीज ऑप्शन सही है, ये गलत हो गया। तो क्या, क्रिएटिंग रिजर्व फॉर फाइनेंशियल स्टेबिलिटी के लिए तो मतलब ही नहीं होता, ठीक है, तो बी ऑप्शन इज करेक्ट, ठीक है। आगे आ जाते हैं। उसके बाद में फिर क्या कर रहा है, चालू व्यवसाय की अवधारणा। चलिए अब हम बात करते हैं चालू व्यवसाय की अवधारणा क्या है, ठीक है। चालू व्यवसाय की अवधारणा, यानी इसे हम गोइंग कंसर्न कॉन्सेप्ट भी बोलते हैं, ठीक है, क्या बोलते हैं, गोइंग कंसर्न कॉन्सेप्ट भी बोलते हैं। अब इसमें होता क्या चीजें, देखिए इसमें क्या होता है, ये ध्यान रखिएगा। जो फिक्स एसेट्स होती हैं, ठीक है, फिक्स एसेट्स होती हैं उनको हम क्रय मूल्य पे दिखाते हैं, ठीक है, इस तरीके से ध्यान रखिएगा। तो ये जो पहला वाला ऑप्शन है, डेप्रिसिएशन या डेप्रिसिएटिंग फिक्स एसेट्स ओवर देयर यूजफुल लाइफ, ठीक है, ये ध्यान रखिएगा। यानी डेप्रिसिएशन स्थायी संपत्तियों का प्रयोजन जीवन काल पर हर लगाने का होता है, यानी कहने का मतलब है एवरी ईयर डेप्रिसिएशन को हम क्या करते हैं, डेप्रिशिएट करते रहते हैं, ठीक है, फिक्स एसेट्स को डेप्रिशिएट करते हैं। वो क्या कहती है, चालू व्यवसाय की। अगला पॉइंट क्या कह रहा है, अगला पॉइंट कह रहा है कि सहायक कंपनियों के लेखों की उनकी मूल कंपनियों के लेखों में सम्मिलित करना, ये हो ही नहीं सकता, क्योंकि ये कॉन्सेप्ट में कोई बात ही नहीं करता है, किसी कॉन्सेप्ट में ये बात नहीं लिखी हुई है, ना मैंने बताया है आपको। प्रतिभूतियां बाजार मूल्य को प्रकट करना, ये हो ही नहीं सकता, ये शेयर मार्केट का काम है। उसके बाद कह रहा है आय विवरण में विक्रय एवं परिचालन सूचनाओं को प्रदर्शित करना, ये हो ही नहीं सकता, तो पहला वाला ऑप्शन इज करेक्ट है, ठीक है। आगे आ जाते हैं। फिर क्या कह रहा है, कह रहा है द्विपहलू अवधारणा, यानी डुअल एस्पेक्ट कॉन्सेप्ट। देखिए मैंने आपको बताया था बहुत डिटेल में कि जो डुअल एस्पेक्ट है ना, डुअल जो एस्पेक्ट है वो किसका सिनोनिम्स होता है, वो सिनोनिम्स है किसका, डबल एंट्री सिस्टम का। मैंने आपको लिखवाया था। तो ये पूछ रहा है कि द सिस्टम ऑफ रिकॉर्डिंग ट्रांजैक्शन बेस्ड ऑन डुअल एस्पेक्ट कौन सा है, तो डबल अकाउंट सिस्टम हो ही नहीं सकता, डबल एंट्री सिस्टम इज करेक्ट। आगे आ जाते हैं, अगला ऑप्शन पढ़ लेते हैं, क्या क्या कह रहा है, सिंगल एंट्री होती नहीं है, क्योंकि सिंगल एंट्री में 2 ट्रांजैक्शन लिखा जाता है, एक बनाया जाता है कैश बुक और दूसरा बनाया जाता है
पर्सनल अकाउंट। क्लियर है बात? आगे आ जाते हैं। चलिए अगला क्या कह रहा है, मुद्रा मापन अवधारणा के अनुसार निम्नलिखित में से किससे व्यवसाय का लेखा ध्यान रखेगा। यानी कहने का मतलब है, कह रहा है कि अगर मनी मेजरमेंट कॉन्सेप्ट है तो किस चीज की एंट्री की जाएगी। देखो हेल्थ ऑफ मैनेजमेंट, भैया हेल्थ से क्या मतलब यार, हेल्थ पैसे में गिनो ना। 1 लाख रुपए का जो है मैनेजिंग डायरेक्टर पर खर्चा हुआ, मरने वाले थे तो उन पे खर्चा हुआ, तो उसको करेंगे, इसको नहीं किया जाएगा। क्वालिटी पे बात ही मैंने कहा था, अकाउंटिंग पढ़ा रहा था, मैंने कहा था क्वालिटी का ट्रांजेक्शन नहीं होता है, क्वांटिटी का होता है। फिर कह रहा वैल्यू ऑफ प्लांट एंड मशीनरी, वैल्यू की बात कर दिया। देखो कह रहा ना मशीनरी का मूल्य, तो ये ही होगा। ठीक है, क्लियर। यानी कहने का मतलब है मनी मेजरमेंट ट्रांजैक्शन में वो ट्रांजैक्शन रिकॉर्ड किए जाते हैं जो कैश में होंगे, जो किस में होंगे, क्वांटिटी में होंगे। क्लियर है बात? आगे आ जाते हैं। फिर क्या कर रहा है, मेन ऑब्जेक्टिव ऑफ बुक कीपिंग, तो पहला नहीं हो सकता क्योंकि प्रॉफिट लॉस तो हम अकाउंटिंग में करते हैं। ठीक है, मैं बता चुका हूं पहले भी। उसके बाद कर रहा है कीप करेक्ट एंड कंप्लीट रिकॉर्ड ऑफ बिजनेस ट्रांजेक्शन, कुछ कुछ ठीक लग रहा है। संपत्तियों एवं दायित्वों, ये नहीं हो सकता, संपत्ति दायित्व की स्थिति तो ये बैलेंस शीट बताती है, ये तो बैलेंस शीट बताता है। फिर कह रहा है एग्जामिन द एक्यूरेसी, तो ये बताती है ऑडिटिंग, तो ये नहीं हो सकता, यही वाला एकदम सही है, व्यवसायिक लेन देनों का सही एवं पूर्ण अभिलेखन करना। आगे आते हैं, द प्राइमरी फंक्शन ऑफ द बुक कीपिंग इज टू पुस्तक पालन, यानी पुस्तक पालन का मुख्य कार्य क्या होता है। चलिए पहले वाले ऑप्शन पे आते हैं। डिजाइनिंग द सिस्टम ऑफ रिकॉर्डिंग, डिजाइन नहीं करना होता है, लेन देनों का अभिलेखन की प्रणाली तैयार नहीं करना होता है, सिस्टम तैयार करना नहीं होता है, क्योंकि पुस्तक पालन में सिस्टम नहीं तैयार करते हैं, पुस्तक पालन में पुस्तकों को रखा जाता है। ठीक है, कीपिंग की जाती है, देखिए बुक कीपिंग, तो पहला ऑप्शन तो बिल्कुल गलत हो गया, नहीं हो सकता। फिर कह रहा है लेखांकन को जिम्मेदारी सौंपना, ये नहीं हो सकता, ये अकाउंटिंग का काम है। ये किसका काम है, ये अकाउंटिंग का काम है, मैंने आपको बताया था रिस्पॉन्सिबिलिटी सौंपी जाती है उसमें। ठीक है, फिर रिकॉर्डिंग ऑफ फाइनेंशियल डेटा, ठीक है, और फिर क्या कह रहा है, अगला कह रहा है फिर कह रहा है अभिलेखित समूहों का वर्गीकरण करना, नहीं, वित्तीय समूहों को, ये सही है। ये देखिए फिनेंशियल ट्रांजैक्शन जो है, फिनेंशियल डेटा जो है उसी को क्या करना, रिकॉर्ड करना, ये सही है। क्लासिफाई हो सकता, ये तो अकाउंटिंग का वर्क होता है, आपको पता है। ठीक है, बहुत बार बता चुका। आगे आ जाते हैं। फिर क्या कर रहा है, निम्नलिखित में से क्या कर रहा है, लेखांकन की वह अवधारणा किसके आधार पर लाभ और हानि खाता तैयार किया जाता है। तो मैंने आपको बताया था मैचिंग कॉन्सेप्ट। मैचिंग कॉन्सेप्ट में क्या होता है, इनकम और एक्सपेंसेस, यानी उसी ईयर की एक्सपेंसेस और उसी ईयर की इनकम को क्या करते हैं, मैच करते हैं। कहां पे, मैचिंग कॉन्सेप्ट में। और इसी के अकॉर्डिंग मैंने बताया था कि क्या बनाया जाता है, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट बनाया जाता है। कॉस्ट कॉन्सेप्ट में क्या होता है, ये भी बता देता हूं। कॉस्ट कॉन्सेप्ट में फिक्स एसेट्स की जो वैल्यू होती है, फिक्स एसेट्स की जो वैल्यू होती है उसको हम हिस्टोरिकल कॉस्ट पे दिखाते हैं, पहली बात। दूसरी बात, यानी और जो फिक्स एसेट्स की वैल्यू होती है उसी पर हम क्या चार्ज करते हैं, डेप को चार्ज करते हैं। रियलाइजेशन का मतलब होता है, देखिए वसूली अवधारणा कहती है, वसूली अवधारणा कहती है कि इनकम, इनकम तब मानी जाएगी जब जब वह पूरी तरह क्या हो जाए, वो पूरी तरह कानूनी तौर पर प्राप्त हो जाए, कानूनी तौर पर प्राप्त हो जाए। ठीक है, ये कौन कहता है, वसूली, तो वसूली भी नहीं हो सकता। डिस्क्लोजर का मतलब होता है, भैया देखो डिस्क्लोजर ये कहती है कि जितने भी चीजें हैं वो सब कुछ आप डिस्क्लोज करो। ठीक है, कोई भी डेटा कर रहे हो, कुछ भी कर रहे हो, उसको डिस्क्लोज करो, ये हो नहीं सकता, तो मैचिंग कॉन्सेप्ट होगा। ठीक है, आगे आ जाते हैं। फिर क्या करा है, हाँ एक थोड़ा यूनिक क्वेश्चन मैंने दे दिया, ये थोड़ा यूनिक क्वेश्चन है, यूनिक क्वेश्चन, बाद में बताऊंगा इसको, लेकिन अभी मैं बताता हूं क्या करा। इफ क्लोजिंग स्टॉक इज शोन इन, देखिए बेटा कह रहा है कि अगर अंतिम रहा दिया, ठीक है, क्लोजिंग स्टॉक, देखिए पहले एक चीज मैं बता दूं, क्लोजिंग स्टॉक को हम क्या बोलते हैं, क्लोजिंग स्टॉक को ही अनसोल्ड स्टॉक बोलते हैं, अनसोल्ड स्टॉक बोला जाता है। क्या बोलते हैं, अनसोल्ड स्टॉक बोला जाता है। अनसोल्ड का मतलब जो अभी तक बिका नहीं है, इसीलिए ध्यान रखिएगा ओपनिंग स्टॉक रॉ मटेरियल होता है, इसीलिए उसको हम कहां पे रिकॉर्ड नहीं करते हैं, बुक्स में रिकॉर्ड नहीं करते हैं, इसलिए क्लोजिंग स्टॉक को रिकॉर्ड करते हैं। और इसे फाइनल गुड्स भी बोलते हैं, एक चीज ध्यान रखिएगा, इसे हम फाइनल गुड्स भी बोलते हैं और इसे हम फाइनल प्रोडक्ट भी बोलते हैं, इससे ज्यादा किसी में नाम नहीं लिखा हुआ है। ठीक है, ध्यान रखिएगा। तो कह रहा है कि अगर अंतिम रहतिया ट्रायल बैलेंस में दिया हुआ, तो ध्यान समझिएगा,
देखिए बेटा, अंतिम रहतिया, अंतिम रहतिया ट्रायल बैलेंस में तभी लिखा होगा जब हमने उसका जर्नल किया होगा, देन क्या किया होगा, लेजर किया होगा, देन क्या किया होगा, उसको ट्रायल बैलेंस में आया होगा। तो इसका मतलब उसकी अकाउंटिंग एक ना एक बार की गई ना, एक ना एक बार की गई। इसका मतलब एक बार अकाउंटिंग हो चुकी है, तो अब हमको एक ही बार दिखाना है। और आपको पता है किसी भी ट्रांजैक्शन के दो इफेक्ट, एक डेबिट दूसरा क्रेडिट, या एक क्रेडिट दूसरा डेबिट होता है। तो ध्यान रखिएगा, अंतिम रहतिया यानी स्टॉक हमारी एसेट्स होती है, वी कैन टच, ठीक है, एंड वी कैन टच एनीथिंग, इट इज कॉल्ड रियल अकाउंट। ठीक है, तो इसलिए जो है, जो स्टॉक होगा वो एक ही बार दिखाया जाएगा, कहां पे, बैलेंस शीट में दिखाया जाएगा। हाँ, यही चीज अगर एडजस्टमेंट में होता तो दो बार दिखा देते, एक बार कहां दिखाते, एक बार ट्रेडिंग अकाउंट की क्रेडिट साइड में दिखा देते और दूसरी बार बैलेंस शीट में दिखा देते। कहानी समझ में आ गई होगी, पहले में नहीं जाएगा, यहां नहीं जाएगा, यहां नहीं जाएगा। चलिए ठीक है, एलटी ग्रेड 2018 में आ चुका है। अब आते हैं, आय मापी जाती है, बड़े अच्छा क्वेश्चन, बड़ा ही बढ़िया क्वेश्चन है। देखिए भाई, एलटी ग्रेड का क्वेश्चन है पहली बात तो, ठीक है। तो एलटी ग्रेड में बड़े अच्छे अच्छे क्वेश्चन आते हैं। क्या कर रहा है, आय मानी जाएगी। देखिए, डुअल एस्पेक्ट दो बातों पर कहता है, एक तो कैपिटल की बात करता है और एक लायबिलिटी की बात करता है और एक ओनर की बात करता है। तो यहां से मतलब ही नहीं हो गया। कंसिस्टेंसी कॉन्सेप्ट कहता है कि जो प्रिंसिपल्स हैं वही 2021 में रखो, वही 2022 में रखो, वही 2023 में रखो। ये हो ही नहीं सकता। तो बचा कौन सा, मैचिंग कंसेप्ट। अब मैचिंग कंसेप्ट क्यों होगा ये बता दूं, क्योंकि मैचिंग कंसेप्ट में होता क्या चीज है, इनकम जो होती है, इनकम इज इक्वल टू क्या होता है हमारा, एक्सपेंसेस होता है। क्या होता है, इनकम इज इक्वल टू क्या होता है, एक्सपेंसेस होता है। क्लियर हो गई बात, आगे चलते हैं। तो इसलिए मैचिंग कंसेप्ट होगा, और चूंकि इनकम और एक्सपेंसेस को ही लेके चलते हैं तो आय मापी जाती है, कह रहा है आय मापी जाती है। तो इनकम कहां मेजर की जाती है, प्रॉफिट एंड लॉस में मेजर की जाती है। कहां मेजर की जाती है, प्रॉफिट एंड लॉस में मेजर की जाती है। ध्यान रखिएगा, कहां पे की जाती है, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में। तो इसीलिए मैचिंग कॉन्सेप्ट होगा। और आपको पता है प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट किसके अकॉर्डिंग बनता है, मैचिंग कॉन्सेप्ट के अकॉर्डिंग बनता है। क्लियर, आ जाते हैं आगे। उसके बाद बहुत बढ़िया क्वेश्चन, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आ गया है, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। ये क्या कह रहा है, ध्यान समझते हैं। कह रहा है एक व्यापारी अपने लाभ का 20% भाग सामान्य संचय में। देख, इसमें पहले आपको बता दूं दो बातें, एक होता है प्रोविजन और एक होता है रिजर्व। ठीक है, तो प्रोविजन जो होती है वो हमारी अननोन लायबिलिटी होती है, नहीं नोन लायबिलिटी होती है, सॉरी नोन लायबिलिटी होती है, और ये होती है अननोन लायबिलिटी होती है। उल्टा तो नहीं बता रहा, एक सेकंड रुक जाएगा, ये गलत हो गया है। प्रोविजन जो होता है वो हमारी नॉन लायबिलिटी होती है, क्योंकि हमको पता है कि 5% हमको नहीं मिलेगा। लेकिन रिजर्व जब हम बना के चलते हैं तो वो हमारी क्या होती है, एक सेकंड रुक जाएगा, थोड़ा सा मैं कंफ्यूज हो रहा हूं। हाँ हाँ, रुकिए रुकिए रुकिए, एक सेकंड, एक सेकंड, थोड़ा सा रुकिएगा। ये जो है प्रोविजन जो होती है वो हमारी अननोन लायबिलिटी होती है। ठीक है, वो क्या होती है, हमारी अननोन लायबिलिटी होती है, और रिजर्व हमारी नॉन लायबिलिटी होती है। अब देखिएगा दोनों में देखिएगा भाई, देखिए लड़की के लिए, लड़की की शादी के लिए, लड़की की शादी के लिए अगर हम रिजर्व कर रहे हैं तो वो हम जानते हैं कि भाई लड़की हमारी 21 साल बाद इतनी हो जाएगी, तो वो हम रिजर्व करके चलते हैं। तो ध्यान रखिएगा, प्रोविजन और रिजर्व दोनों क्यों बनाया जाता है, ये दोनों बनाया जाता है एक्सपेक्टेड लॉसेस के लिए। किसके बनाते हैं हम, एक्सपेक्टेड लॉसेस के लिए हम बनाते हैं। तो ध्यान रखिएगा, एक्सपेक्टेड लॉस का मतलब क्या, कि फ्यूचर में लॉस ना होने पाए, तो इससे पहले ही प्रोविजन और रिजर्व को बना के चलो। ठीक है, कोई दिक्कत ना आने पाए। तो वो एक ही कॉन्सेप्ट कहता है जिसका नाम है कॉन्सेप्ट ऑफ कंजर्वेटिव्स। अभी मैं बता चुका, एक रूपता मैं बता चुका, ये हो नहीं सकता, रियलाइजेशन हो नहीं सकता, मैं ऊपर बता चुका, मनी मेजरमेंट हो नहीं सकता। ठीक है, हाँ थोड़ा सा प्रोविजन और रिजर्व में थोड़ा सा कंफ्यूजन थी, इसलिए मैं इसको क्लियर कर दिया हूं। ठीक है, इसलिए परेशान मत होइएगा, थोड़ा सा मैं कंफ्यूज हो गया था। ठीक है, उसके लिए मैं क्षमा चाहता हूं। आगे देखता हूं, फिर क्या कह रहा है, देखिए कह रहा है ट्रांजैक्शंस रिकॉर्डेड ऑन द बेसिस ऑफ डुअल एस्पेक्ट कॉन्सेप्ट। देखिए द्विपक्षीय अवधारणा क्या कहती है, द्विपक्षीय अवधारणा पर आधारित व्यवहारों को लेखा करने के प्रणाली को कह रहा है। अभी मैंने आपको बताया था डुअल एस्पेक्ट जो होता है वो होती है डबल एंट्री सिस्टम, सिंगल नहीं होती, मैं समझा चुका हूं ऊपर। डबल अकाउंट सिस्टम कुछ होता नहीं, नन ऑफ द अबव होगा नहीं। ठीक है, आगे आ जाते हैं। अब आगे क्या कह रहा है, फिर कह रहा है, देखिएगा बहुत बढ़िया क्वेश्चन है, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। इस तरीके से क्वेश्चन आप बनते हैं, नेट में पूछा गया क्वेश्चन है। देखिए कह रहा है निम्नलिखित समीकरण द्विपक्षीय अवधारणा पर है। देखिए रेवेन्यू इज इक्वल टू एक्सपेंस हो ही नहीं सकता भाई, रेवेन्यू की अपनी अलग वैल्यू है, एक्सपेंसेस की अपनी अलग वैल्यू है। एक्सपेंसेस दूसरे लिए होता है, रेवेन्यू दूसरे लिए होती है, तो ये हो नहीं सकता। कह रहा है कैपिटल प्लस प्रॉफिट, हाँ कुछ कुछ ठीक लग रहा है, कैपिटल प्लस प्रॉफिट जुड़ती है। एसेट्स एक्सपेंसेस में कैसे जुड़ जाएगा भैया, एसेट्स से एक्सपेंसेस क्या होता है, घटता है,
जुड़ता नहीं है, ये नहीं हो सकता। अब आते हैं इसको, कह रहा है कैपिटल प्लस लायबिलिटी, बिल्कुल सही है। कैपिटल में लायबिलिटी को जब जोड़ देंगे, देखो बैलेंस शीट को देखो, तीसरे वाले को समझते हैं, तीसरे वाले को मैं समझा रहा हूं यहां पे, तीसरे वाले क्वेश्चन को। तो ये देखिए क्या होगा, लायबिलिटी हो गया, अमाउंट हो गया, एसेट्स हो गया, अमाउंट हो गया। तो क्या करा यहां देखिए, यहां हमने लिखा कैपिटल और यहां हमने लिख दिया लायबिलिटी, बिल्कुल सही है। तो यहां मैंने लिख दिया 1 लाख और यहां लिख दिया 2 लाख। तो 1-2 में जब हमने जोड़ा तो कितना बना, 3 लाख। तो आपको पता है कि कैपिटल प्लस लायबिलिटी बराबर क्या होती है, एसेट्स। तो एसेट्स भी कितनी हो जाएगी, 3 लाख हो जाएगी। तो बिल्कुल सही है। तो डी वाला ऑप्शन हो नहीं सकता, क्यों? क्योंकि कैपिटल से कभी भी ड्राइंग जुड़ता नहीं है, क्या होता है, घटता है। ठीक है, ये ध्यान रखिएगा। ठीक है, तो ये ऑप्शन भी गलत है और ये ऑप्शन भी गलत है। क्लियर, आगे आ जाते हैं। अगला क्या कह रहा है, अगला कह रहा है देखिएगा, दिखावा, दिखावा यानी विंडो ड्रेसिंग प्रोहिबिटेड, ये ध्यान रखिएगा, ड्यू टू। बहुत बढ़िया क्वेश्चन है, ध्यान से समझिएगा क्या कह रहा है। ये बहुत अच्छा क्वेश्चन है, नेट में क्वेश्चन पूछा गया। देखिए दिखावा का मतलब क्या होता है, विंडो ड्रेसिंग कहता है, पहले इसको समझ लेते हैं। विंडो ड्रेसिंग में होता क्या चीज है, विंडो ड्रेसिंग में होता है कि जो डेटा होता है ना, उसको हम मैनिपुलेट करके दिखाते हैं। क्या करते हैं, मैनिपुलेट करके दिखाते हैं। ठीक है, यानी कि बढ़ा कर दिखाते हैं या उसको क्या करके घटा कर दिखाते हैं। तो ये करते हैं किसमें, और वो करा प्रोहिबिटेड यानी दिखावा प्रतिबंध का कारण है। ये देखिए, ये है आपका कंजर्वेटिव कॉन्सेप्ट, आपको पता होगा। उसमें क्या करते हैं, ओवर वैल्यू कर देते हैं। देखिए एसेट्स को अगर हमने ओवर वैल्यू कर दिया, ओवर वैल्यू पे दिखा दिया, नहीं ओवर वैल्यूएशन कर दिया, तो दिक्कत करेगा। दिखा रहे हैं ना, दिखा रहे हैं। सीक्रेट रिजर्व हमने जनरेट कर दिया, देखिए सीक्रेट रिजर्व भी यही होता है, हमने आपको बताया था सीक्रेट रिजर्व भी यही होता है। ओवर वैल्यूएशन ऑफ एसेट्स भी यही होता है, अंडर वैल्यूएशन भी एसेट्स होता है। तो कह रहा है कि कहां पर विंडो ड्रेसिंग इज प्रोहिबिटेड ड्यू टू, वो होता है कंजर्वेटिज्म कॉन्सेप्ट में। ये तो भाई ये कहता है प्रैक्टिकरण, तो कहता है कि जो चीज है वो सबको ओपन करके रखो, सारी चीजों को साफ सुथरा एकदम ओपन सबके सामने होना चाहिए। ठीक है, तो ये हो नहीं सकता, मैटरिटी कॉन्सेप्ट हो नहीं सकती, क्योंकि मैटरिटी में वो चीजें दिखाई जाती हैं जो हमारे लिए क्या होती हैं, इंपॉर्टेंट होती हैं। बात समझ में आ गया, विंडो ड्रेसिंग इज प्रोहिबिटेड ड्यू टू, यानी कि दिखावा पर प्रतिबंध का कारण है, दिखावा नहीं करना चाहिए, लेकिन होता है। कैसे होता है, हम ओवर वैल्यूएशन कर देते हैं, अंडर वैल्यूएशन ऑफ एसेट्स कर देते हैं, सीक्रेट रिजर्व जनरेट कर देते हैं। ठीक है, तो इन सारी बातों को, या हम क्या करते हैं, पहले से ही जो है पीएफडीडी जनरेट कर लेते हैं, प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेट्स जनरेट कर लेते हैं, जबकि होने वाला नहीं होता है। तो ये सारी चीजें कहां होती हैं, रूढ़िवादिता में होती हैं। आगे आ जाइए, आगे क्या कह रहा है क्वेश्चन, किस अवधारणा के अनुसार वित्तीय विवरणों के द्वारा समस्त आवश्यक सूचनाओं का प्रकटीकरण आवश्यक है। बिल्कुल सही बात है, यानी कहने का मतलब है जितनी भी फाइनेंशियल इंफॉर्मेशन है, फाइनेंशियल ट्रांजैक्शंस है, उसको सबको ओपन करके रखो। तो ये कहता है हमारा, ये हमारा कहता है फुली डिस्क्लोजर कॉन्सेप्ट। क्या कहता है, फुली डिस्क्लोजर कॉन्सेप्ट। ठीक है, और ये भौतिकता, ये तो इंपॉर्टेंट की बात करता है, इंपॉर्टेंसी की बात करता है, ये नहीं आएगा। डुअल एस्पेक्ट आपको मैं बता चुका हूं ऊपर, एक रूपता भी मैं आपको बता चुका हूं, तो ये तीनों नहीं आएगा। ठीक है, आगे आ जाते हैं, क्योंकि मैं बता चुका हूं इसलिए दोबारा नहीं बता रहा हूं। ठीक है, बार बार बताने से टाइम वेस्ट होगा, वैसे भी वीडियो ज्यादा लंबी हो जा रही है। फिर कह रहा निम्नलिखित में से कौन सी एक लेखांकन प्रथा नहीं है, भैया एक रूपता है, इसी को हम क्या बोलते हैं, कंसिस्टेंसी बोलते हैं। क्या बोलते हैं, कंसिस्टेंसी बोलते हैं। संपूर्ण प्रकटीकरण यानी फुल डिस्क्लोजर की बात कर रहा है, ये भी है। ठीक है, और महत्वपूर्णता यानी कि मैटरिटी की बात कर रहा है, मैटरिटी की बात कर रहा है, ये भी है, तो ये नहीं होगा। तो ठीक है, ये इसको आप कट कर दीजिए, तो यही वाला ऑप्शन क्या हो जाएगा, यानी सिक्रेसी, जो सिक्रेसी होगा, सिक्रेसी मैंने कोई भी ऐसा टॉपिक सिक्रेसी से रिलेटेड नहीं बताया, यानी कोई भी ऐसा कॉन्सेप्ट बताया नहीं कि जो सिक्रेसी की बात करता हो। क्लियर है, आगे आ जाते हैं। तो क्या निम्नलिखित में से कौन सा लेखा विधि का सिद्धांत नहीं है, सिद्धांत नहीं है, तो देखिएगा दोहरा लेखा प्रणाली है, जिसे बोलते हैं डबल अकाउंटिंग सिस्टम, कॉस्ट कॉन्सेप्ट भी है, और मैटरिटी कॉन्सेप्ट, इसको क्या बोलते हैं, मैटरिटी बोलते हैं। क्या बोलते हैं, मैटरिटी बोलते हैं। तो ये तीनों हैं और ये नहीं है। ठीक है, तो सत्यता वाला नहीं है। ठीक है, ये ध्यान रखिएगा, कंफ्यूज नहीं होइएगा। ठीक है, आगे आ जाते हैं।
अब देखिए मैं डिटेल ऊपर नहीं कर रहा हूं ऊपर, क्योंकि सबको बता चुका हूं, दोहरा लेखा प्रणाली भी बता चुका हूं, कॉस्ट कॉन्सेप्ट भी बता चुका हूं, मेटलिटी भी बता चुका हूं, इसलिए कंफ्यूज मत होइएगा, ठीक है, क्योंकि वही चीज बार बार आ रही है। फिर कह रहा निम्नलिखित में से किस लेखांकन अवधारणा के अनुसार व्यापार का स्वामी भी अपनी पूंजी का, मैंने आपको सबसे पहला कॉन्सेप्ट बताया था, बिजनेस एंटिटी कॉन्सेप्ट, और इसी को बोलते हैं सेपरेट एंटिटी कॉन्सेप्ट। तो यही वाला ऑप्शन होगा, डुअल एस्पेक्ट नहीं हो सकता, ये तो डेबिट और क्रेडिट को बताता है, ठीक है, ये नहीं हो सकता। एक चीज ध्यान रखिएगा, कॉस्ट कॉन्सेप्ट मैं बता चुका हूं फिक्स्ड एसेट्स की बात करता है कि फिक्स्ड एसेट्स का जो डेप है वो हमेशा किस पर लगना चाहिए, लागत मूल्य पर लगाई जाती है। और मुद्रा अवधारणा कहता है कि जो भी फिनांशियल ट्रांजैक्शंस है ना, उसको आप किस पे दिखाओ, कैश पे दिखाओ, ठीक है। आगे आ जाते हैं, फिर क्या कह रहा है, फिर कह रहा है देखिएगा, कह रहा है सामान्यतः स्वीकृत सिद्धांत, सिद्धांत देखिए समझिएगा मेरी बात को, देखिए प्रिंसिपल्स, प्रिंसिपल्स कैसे बने, कैसे बने, देखो जब हम किसी चीज की मान्यता करते हैं, क्या करते हैं, मान्यता, मान्यता मतलब, मान्यता मतलब आस्था करते हैं, आस्था का मतलब विश्वास करते हैं, ठीक है, क्या करते हैं, विश्वास करते हैं। तो तब यानी कहने का मतलब है प्रिंसिपल का जो बेस है, यानी जिससे बना है वो क्या है, मान्यता। तो यही ऑप्शन सही हो जाएगा। प्रमाप मेजर हो ही नहीं सकता, परंपराएं हो ही नहीं सकती, परंपराएं तो दूसरी चीज होती हैं, परंपराएं मतलब जो हम लेके चले आते हैं, ट्रेडिशनल्स, वो चीजें नहीं हो सकती, नियम हो नहीं सकता, ठीक है। तो आगे आ जाए, उसके बाद आइए, लेखांकन नियम प्रविधियां तथा पद्धतियां एक समान अपनाई जाती। मैंने आपको बताया था एक समान मतलब 2021 में, 2022 में, 2023 में, 2024 में, 2025 में, 2026 में एक ही प्रिंसिपल को फॉलो करना, यानी 10% से डेप यहां लगेगा तो यहां भी 10% से लगेगा, यहां भी 10% से लगेगा, यहां भी 10% से लगेगा, और यहां भी 10% से लगेगा, और यहां भी 10% से लगेगा। तो ऐसी अवधारणा कहती थी सुसंगति की अवधारणा, जिसे हम कंसिस्टेंसी बोलते हैं। क्या बोलते हैं, कंसिस्टेंसी, या इंग्लिश में बोलते हैं इक्वालिटी, यानी उसी को इक्वालिटी भी बोला जाता है। संपूर्ण प्रकटीकरण हो नहीं सकता, फुली डिस्क्लोजर में ऐसी कोई बात नहीं करता है। चालू संस्था यानी गोइंग कंसर्न भी ऐसी बात नहीं करता है। कंजर्वेटिव भी ये बात नहीं करता, ऊपर बता चुका हूं। क्लियर हो गई होगी। चलिए आगे आ जाते हैं। अब क्या कह रहा है, कह रहा पूंजी खाता किस अवधारणा के, अभी मैं बताया हूं पूंजी अवधारणा जो है वो किस पर होता है, बिजनेस एंटिटी कॉन्सेप्ट पे, किस पर, बिजनेस, और ये क्या होती है, लायबिलिटी होती है, और जो ओनर होता है वो क्या होता है, क्रेडिटर माना जाता है, किसका, फर्म का। कहानी समझ में आ गई होगी। चलिए ठीक है, लेखांकन अवधि हो नहीं सकती, क्योंकि लेखांकन अवधि में हम क्या करते हैं, लेखांकन की हम क्या करते हैं, तुलना करते हैं, क्या करते हैं, लेखांकन की हम तुलना करते हैं। और ये क्या कह रहा है, एक्चुअल कॉन्सेप्ट में ऐसा नहीं होता। एक्चुअल कॉन्सेप्ट का मतलब होता है कि जिस ईयर की जो इनकम होगी उसको उसी जगह पे दिखाया जाएगा। वसूली अवधारणा कहती है कि इनकम तभी मानी जाएगी जब पूरी तरीके से लीगली हमें एक्सेप्ट होगी, तो ये वसूली की अवधारणा कहती है। कहानी समझ में आ गई होगी। आगे आ जाते हैं। अब कह रहा है रूढ़िवादिता के सिद्धांत के अंतर्गत स्टॉक का मूल्यांकन किया था। मैंने कल बताया था कि जो स्टॉक की वैल्यू है, स्टॉक की वैल्यू है उसको दो पर दिखाते हैं, एक होती है मार्केट वैल्यू और एक होती है आपकी बुक वैल्यू, ठीक है, एक होती है बुक वैल्यू। इस दोनों में क्या होगी, विच एवर इज लेस, यानी दोनों में से क्या होगी, दोनों में से कम पर दिखाते हैं, दोनों में से कम पे। तो तीसरा वाला ऑप्शन ही दिखाई पड़ रहा है, ये भी नहीं हो सकता, ये भी नहीं हो सकता, ये भी नहीं हो सकता। अब ये कौन सा कॉन्सेप्ट कहता है, ये कहता है कंजर्वेटिज्म कॉन्सेप्ट, ठीक है, कंजर्वेटिव कॉन्सेप्ट। अब बताइए, यहीं पर एक बात और मैं बता देता हूं, देखिए इसी की वजह से एक विंडो ड्रेसिंग आपको पता चलती है। क्या करते हैं, मैनिपुलेट हो रहा डेटा। अब बताओ, अगर मान लेते हैं मार्केट वैल्यू स्टॉक की 1 लाख रुपए है और बिक वैल्यू 80,000 रुपए की, लेकिन हम बेचेंगे किस पर, 80,000 रुपए। उल्टा कर दो, 80,000 रुपए की मार्केट वैल्यू है, 1 लाख रुपए जो है उस पर है, तो किस पर बेचेंगे, 80,000 रुपए, तभी तो लॉस हो रहा है। बात समझ में आ गई कहानी। आगे आ जाते हैं। फिर कह रहा है व्यवसाय में संभावित यानी कि एक्सपेक्टेड लॉसेस को पहले से ही कर लेना। मैं भी बता चुका हूं, बार बार वही चीज आ रही घुमा फिरा के। तो ये होती है कंजर्वेटिव कॉन्सेप्ट। प्रकटीकरण हो नहीं सकती, वसूली बता चुका हूं, ये भी नहीं हो सकता। चलिए आगे आ जाते हैं।
वसूली की अवधारणा है, मैंने आप बहुत बढ़िया क्वेश्चन है, इसको थोड़ा देखिएगा। वसूली की अवधारणा कहती है, देखिए मैंने, ये कस्टमर है, कस्टमर का मतलब मान लेते हैं ये मिस्टर एक्स हैं और ये फर्म है, 1 लाख रुपए का इन्होंने सामान बेचा, फर्म ने 1 लाख रुपए का सामान बेच दिया। देखिएगा जब इनको बेच दिया और बेचने के बाद इन्होंने क्या कर लिया, एक्सेप्ट कर लिया पूरी तरीके से, तो ये लीगल हो गया। जैसे ही एक्सेप्ट किया तो लीगल हो गया। इसका मतलब ये हुआ कि लीगली तौर पर ये हमको पैसा देने के लिए भी तैयार हो जाएंगे, क्योंकि तभी हमारे ये क्या बन जाएंगे, ये तुरंत ही हमारे क्या बन जाएंगे, डेटर्स बन जाएंगे। तो कह रहा है जब आदेश की कोई एंट्री नहीं होती है, जब ग्राहकों को माल की आपूर्ति दे दी जाए, ठीक है ये कुछ सही लग रहा है, जब देनदार से रकम प्राप्त हो जाए। अब देनदार से रकम लीगली प्राप्त हो रही है, कैसे प्राप्त हो रही है, कोई भी हो सकता है, इससे कोई मतलब नहीं है, तो ये भी नहीं हो सकता, यही वाला ऑप्शन इज करेक्ट है। ठीक है, जब ग्राहकों को माल की आपूर्ति दे दी जाए, क्योंकि जब तक हम किसी भी ग्राहक को, किसी भी कस्टमर को पूरी तरीके से लीगली तौर पर हम कोई चीज नहीं दे देते हैं या हम कोई चीज नहीं ले लेते हैं, तब तक वो रियलाइज्ड नहीं मानी जाती, तब तक वो इनकम जनरेट नहीं मानी जाती है। ठीक है, आगे आ जाते हैं, हो गया, आगे आते हैं। फिर क्या कह रहा है, फिर कह रहा है एक फर्म अपने ग्राहक से प्राप्त अग्रिम राशि अपनी आय मान लेती है तो वह निम्न में से किस, अब देखिए बहुत बढ़िया क्वेश्चन आ गया। ये कह रहा है कि अगर कोई भी बंदा, देखिए मान लेते हैं इन्होंने 1 लाख रुपए हमें जो है वो पहले दे दिया, प्रीपेड कर दिया, प्रीपेड कह लो या एक्रूड कह लो, ठीक है, यानी पहले दे दिया, एडवांस, ये सब ना लिखो, एडवांस लिख लो, ज्यादा सही रहेगा। मान लेते हैं 1 लाख रुपए जो है, 1 लाख रुपए जो है वो एडवांस में दे दिया। अब ये बताओ फर्म क्या कहेगी, मान लेते हैं मिस्टर कैलाश हैं, इन्होंने 1 लाख रुपए एडवांस दे दिया फर्म को, तो फर्म इसे इनकम मान लेगी? बिल्कुल नहीं मानेगी। और अगर आप मान लोगे ना तो आप वसूली अवधारणा का क्या करोगे, वसूली अवधारणा को टच करोगे, उसका उल्लंघन करोगे, ठीक है, उसको अनबायस्ड करोगे। मुद्रावापन हो नहीं सकता, लागत हो नहीं सकता, पृथक हो नहीं सकता, ऊपर समझा चुका हूं। ठीक है, क्लियर होगी बात, आगे आ जाते हैं। लेखांकन का वसूली सिद्धांत लागू नहीं होता है, बहुत बढ़िया क्वेश्चन। देखिए पहले बात समझिएगा, अभी मैं फिर से बता देता हूं, लेखांकन का वसूली सिद्धांत तब कहता है, वो कहता है कि भैया जब तक पैसा ना मिल जाए तब तक आप उसको इनकम मत मानिए। देखिए यहां एक पहले क्वेश्चन कर रहा है, दीर्घकालीन निर्माणी ठेका, ठेका का मतलब ही क्या होता है, कुछ पता नहीं, कुछ पता नहीं है कि पैसा कब मिलेगा। ठीक है, तो पहला ही वाला ऑप्शन हो जाएगा सही। क्लियर है बात, रेल यातायात से कोई मतलब ही नहीं है, यहां से कोई मतलब नहीं, और इन सब में पैसा बिल्कुल लीगली तौर पे मिलता है, क्योंकि कॉन्ट्रैक्ट रेल का होता है, खाद्यान्न का होता है, तो इसमें पूरा कंफर्म होता है। ठीक है, यहाँ ठेका की बात कर दिया, तो ठेका कुछ पता नहीं होता, क्योंकि ठेका शब्द ही का मतलब होता है कुछ नहीं पता है कब मिलेगा, तो जब तक नहीं मिलेगा, जब तक लीगली तौर पर नहीं मिलेगा तब तक हम उसे इनकम नहीं मानेंगे। आगे आ जाते हैं। फिर क्या कह रहा है, प्रविधियां तथा पद्धतियां एक समान अपनाई जानी चाहिए। मैंने बता चुका हूं, एक समान अपनाई जाने का मतलब क्या है, 2021, 2022, 2023 तक अगर हम बिजनेस कर रहे हैं तो यहां भी 10% लगाएंगे, यहां भी 10% डेप लगाएंगे, यहां भी 10% लगाएंगे, आगे भी ऐसे लगाते चले जाएंगे। ठीक है, तो ये कहता है हमारा कंसिस्टेंसी कॉन्सेप्ट, देख लेते हैं। तो कंसिस्टेंसी पहला हो गया। फुली डिस्क्लोजर होगा नहीं, फुली डिस्क्लोजर इसलिए नहीं होगा कि फुली डिस्क्लोजर का मतलब ये होता है कि सब कुछ ओपन करके रखो, सारा डेटा, सारी कैश बुक्स, सब कुछ, बुक्स जितने भी है, बुक्स ऑफ अकाउंटिंग, सब कुछ खोल के रखो। कंजर्वेटिज्म हो नहीं सकता, क्योंकि यहां पर हम क्या कर सकते हैं, एंटिसिपेटेड लॉसेस को हम पहले से ही जनरेट करके चलते हैं, कि उसका प्रावधान करके चलते हैं। गोइंग कंसर्न हो नहीं सकता, क्योंकि चालू व्यवसाय की अवधारणा कहती है कि जो फिक्स्ड एसेट्स हैं, ठीक है, उसको क्या करो, फिक्स्ड एसेट्स जो है हमारा, उसको क्या करो, डेप्रिसिएट करो। ठीक है, डेप्रिसिएट करो और फिक्स्ड एसेट्स को लॉन्ग टर्म पे खरीदो। ठीक है, एसेट्स को, संपत्तियों को खरीदो। आगे आ जाते हैं, तो ये भी नहीं हो सकता। आगे आ जाते हैं। अब ये क्या कह रहा है, कह रहा है द नीड फॉर शोइंग कंटिंजेंट लायबिलिटी इन द बैलेंस शीट अराइजेस। मैं ऊपर बता चुका हूं, ठीक है, तो ये कंटिंजेंट लायबिलिटी का एक ही होता है, जिसको हम बोलते हैं प्रकटीकरण, यानी सब कुछ ओपन करके चलो, कंसिस्टेंसी नहीं हो सकता, मेटलिटी नहीं हो सकता, ये भी नहीं हो सकता। ठीक है, ऊपर बता चुका हूं इसके बारे में, इसलिए मैंने डिटेल में नहीं समझाया है यहाँ पे। अब बढ़िया क्वेश्चन आ गया, आपको इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आ गया, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। ठीक है, क्या कह रहा है कि निम्नलिखित में से कौन सा कथन असत्य है। देखो पहली चीज समझिएगा, लेखांकन को सामान्यतः व्यापार की भाषा माना जाता है, अकाउंटिंग इज द कॉमनली ट्रीटेड एज लैंग्वेज, बिल्कुल सही है, ये सही है, माना जाता है।
फिर क्या कह रहा है, लेखांकन सिद्धांतों के बारे में अनेक विचारधाराएं, बिल्कुल है, बिल्कुल। कैसे, देखो, सेपरेट एंटिटी कॉन्सेप्ट है, ठीक है, मनी मेजरमेंट कॉन्सेप्ट है, ठीक है, कंजर्वेटिज्म कॉन्सेप्ट है, एज सो ऑन, ऐसे है ना, एज सो ऑन, ऐसे चलती आ रही है, तो ये भी सही है। फिर अगला क्या कह रहा है, अगला कह रहा है कि लेखांकन में रूढ़वादिता के सिद्धांत, अरे ये कैसे कह दिया, कह रहा है देयर इज नो एप्लीकेशन ऑफ कंजर्वेटिज्म, यानी कहने का मतलब है अकाउंटिंग में तो यही वाला, यानी ये भी सही है, तो ये भी सही हो जाएगा, तो यही वाला ऑप्शन हो जाएगा। यानी रूढ़वादिता जो सबसे इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है अकाउंटिंग की, वो कह रहे हैं, ये क्वेश्चन कह रहा है, ये पॉइंट कर रहा है कि इसको सम्मिलित नहीं किया था, बिल्कुल सम्मिलित किया जाता है। चलिए आगे आ जाते हैं। फिर क्या कह रहा है, आगे आता कह रहा है मुद्रा मापन की अवधारणा के अनुसार लेखा पुस्तकों में निम्नलिखित लेखा किया जाएगा, अकॉर्डिंग टू द मनी मेजरमेंट कॉन्सेप्ट द फॉलोइंग विल बी रिकॉर्डेड इन द बुक्स ऑफ अकाउंट। बिल्कुल, देखते हैं क्या चीज होता है। देखिए, क्वालिटी की बात भैया मैंने बार बार बता चुका कि क्वालिटी की बात नहीं की जाती है, क्वांटिटी की बात की जाती है, तो पहला वाला गलत। फिर कह रहा है कमीशन पेबल टू सेल्समैन, ये कुछ ठीक लग रहा है। एक्स्ट्रा प्रॉफिट मेड ड्यू टू, भैया एक्स्ट्रा प्रॉफिट आपको हुआ तो ये कोई ट्रांजैक्शन नहीं है आप, और कैसे हुआ, देखिए मैनेजमेंट को आपने अच्छे से किया, अगर बजटरी कंट्रोल नियंत्रण यानी बजटरी सिस्टम यानी मैनेजमेंट को आपने कंट्रोल किया, उसके अकॉर्डिंग आपको प्रॉफिट हुई, तो ये तो हो नहीं सकता, ऑल ऑफ द अबव हो नहीं सकता, और यही होगा। क्योंकि इसकी एंट्री क्या बनेगी, देखिए जब भी हम कमीशन देते हैं तो एंट्री बनाते हैं कमीशन अकाउंट डेबिट टू कैश अकाउंट, ठीक है। अब बहुत लोग क्या करेंगे, टू सेल्समैन लिख देंगे, वो मैं आपको बताऊंगा जब जनरल पढ़ाऊंगा, ठीक है। तो ये एंट्री बनेगी। ये ऐसा क्यों होगा कि यहाँ कैश आया, यहाँ सेल्समैन क्यों, कुछ लोग कंफ्यूज होंगे, 90% लोग यही गलती कर देते हैं, ठीक है। तो यही दूसरा वाला ऑप्शन हो जाएगा, ठीक है। आगे जाते हैं। फिर क्या करा, लेखांकन की ऐसी परिपाटी कौन सी है जिसके अंतर्गत परिसंपत्तियों एवं आय का अति मूल्यांकन, अभी मैंने ऊपर अभी बताया था कि ना तो ओवर वैल्यूएशन कर सकते हैं ना तो अंडर वैल्यूएशन कर सकते हैं, किसमें विंडो ड्रेसिंग में दिखावा नहीं कर सकते हो, लेकिन दिखावा हम करते हैं किसके अकॉर्डिंग, कंजर्वेटिव्स के अकॉर्डिंग, ठीक है। सारी चीजें वहीं पर होती हैं, जितनी भी चीजें कंजर्वेटिज्म है, जितनी भी चीजें पुरानी परंपराएं के हिसाब से चलते हैं, उसमें कहां पे चलते हैं, रूढ़वादिता के हिसाब से चलते हैं, और वहीं पर प्रॉफिटेड होती है, ठीक है। तो यूनिफॉर्मिटी तो हो नहीं सकती, मैं समझा चुका हूं। यूनिफॉर्मिटी का मतलब क्या होता है, प्रिंसिपल्स लगातार एक ही चलेंगे, चाहे वो 2021 का हो, चाहे 2022 में हो, चाहे 2023 में हम बिजनेस को कर रहे हैं। मेटलिटी का मतलब होता है कि वही चीज हमको लिखनी है जो हमारे लिए इंपॉर्टेंट हो। अभी एक क्वेश्चन अभी आगे आएगा, ठीक है। तो ये भी नहीं हो सकता, कंटिन्यूटी भी नहीं हो सकती, ठीक है। आगे आ जाते हैं। फिर क्या कह रहा है, समानता आय अर्जित मानी जाती है। देखिए बड़ा अच्छा क्वेश्चन है उस समय। देखिए रेवेन्यू जनरली, ये किसका क्वेश्चन है, ये आपका कह रहा है रियलाइजेशन का, ठीक है, यानी कि आपका रेवेन्यू रिकॉग्निशन कंसेप्ट का। बहुत ध्यान से समझिएगा मेरी बात को। एग्रीमेंट, देखो भैया एग्रीमेंट का मतलब होता है कि अभी कुछ पैसा मिला नहीं है, मिलेगा कि नहीं मिलेगा कुछ कंफर्म नहीं है, ठेका वाला कोई काम नहीं होता। कैश इज रिसीव्ड, अब कैश रिसीव्ड हुई, लीगली है नहीं लीगली है, कब मिली कोई पता नहीं है, तो ये नहीं हो सकता। प्रोडक्शन इज कंप्लीटेड, प्रोडक्शन कंप्लीट हो गया है, तो इससे मतलब क्या भैया, इसमें कहां पे इनकम कहां जनरेट हो रही है, तो ये भी नहीं हो सकता, ये भी नहीं हो सकता, ये भी नहीं हो सकता। हाँ, माल की सुपुर्दगी कर दी जाए, ये बात सही है। अगर अभी मैंने ऊपर समझाया था, अगर हम कस्टमर को दे देते हैं तो वो हमारा डेटर्स बन जाता है, और जैसे ही डेटर्स बन गया वो हमारे तरीके से लीगली जो है वो एक डेटर्स बन जाता है, तो यही वाला ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। समानताएं तभी अर्जित मानी जाती है जब तक हम माल की सुपुर्दगी ना कर दें, ठीक है। हम जब कस्टमर को सामान दे देंगे वो हमको पैसा दे देगा, ठीक है। आगे आ जाते हैं। फिर क्या कह रहा है, तुलन पत्र से संबंधित अवधारणाएं होती हैं, यानी कहने का मतलब है बैलेंस शीट से जो जो मैच करता है, देखिए वो होता है रियलाइजेशन। ध्यान रखिएगा, वो एक ही कॉन्सेप्ट होता है, रियलाइजेशन कॉन्सेप्ट होता क्या चीज है, देखिएगा रियलाइजेशन कॉन्सेप्ट क्या कहता है, कोई बता सकता है रियलाइजेशन कॉन्सेप्ट क्या होता है। अब देखिएगा रियलाइजेशन कॉन्सेप्ट जो हमारा होता है वो क्या कहता है, वो कहता है कि भैया इनकम तभी जनरेट मानी जाएगी, इनकम तभी मानी जाएगी जब पूरी तरीके से लीगली मिल गई हो, चाहे वो एसेट्स हो, चाहे जो कुछ भी हो, चाहे हमने पैसा ही क्यों ना ले रखा हो, वो तब मानी जाएगी जब हमें लीगली एक्सेप्ट हो गया हो। तो ये वहीं दिखाया, कॉस्ट कॉन्सेप्ट नहीं होगा, मैचिंग कॉन्सेप्ट नहीं होगा, और क्या कह रहा है, लेखांकन समतुल्यता, ये कुछ होता ही नहीं है। आगे आ जाओ। फिर क्या कह रहा है, निम्नलिखित में से लेखांकन का सिद्धांत नहीं है, चलिए देख लेते हैं। ये है प्रिंसिपल ऑफ डुअल एस्पेक्ट पढ़ चुके हैं, कॉस्ट भी है, प्रिंसिपल ऑफ मेटलिटी भी है, एक्यूरेसी नहीं है, ठीक है। एक्यूरेसी कोई मतलब ही नहीं होता, एक्यूरेसी की बात थोड़ी ना करते हैं वहां पे। आगे आते हैं।
फिर क्या कर रहा है, वाई प्रिपेयरिंग अकाउंटिंग रिकॉर्ड्स विंडो ड्रेसिंग इज प्रोहिबिटेड टू। अभी इससे पहले क्वेश्चन बता चुका हूं, विंडो ड्रेसिंग को बहुत डिटेल में दिखावा नहीं किया जाता है, लेकिन दिखावा हो जाता है। कहा नहीं था दिखावा किया है, दिखावा हो जाता है। और वो करते हैं कहां पे, कंजर्वेटिज्म कॉन्सेप्ट में, ठीक है। यहां नहीं होगा, यहां नहीं होगा, यहां नहीं होगा, ठीक है। चलिए आगे आ जाते हैं। फिर क्या कर रहा है, पूंजी को व्यवसाय का दायित्व तो माना जाता है निम्न विचारधारा। मैं बता चुका हूं बहुत पहले भी कि सेपरेट एंटिटी कॉन्सेप्ट ही कहती है कि जो कैपिटल होगी वो हमारी लायबिलिटी होगी। क्यों होगी, क्योंकि बिजनेस और बिजनेसमैन दोनों क्या होते हैं, अलग अलग होते हैं। चलिए समझा देता हूं, बिजनेस ये फर्म है और जो है ये बिजनेसमैन है, ये दोनों क्या होते हैं, ये सेपरेट एंटिटी होती है। इनकी भी सेपरेट एंटिटी होती है और इनकी भी सेपरेट एंटिटी होती है। मैचिंग कॉन्सेप्ट नहीं हो सकता। मैचिंग कॉन्सेप्ट में होता है उसी ईयर की इनकम और उसी ईयर को दिखाया जाता है। गोइंग कॉन्सेप्ट का मतलब होता है संस्था चलती रहेगी, उसका जो है रनिंग चलता रहेगा, एसेट्स आती रहेगी, ठीक है, संस्था रुकेगी नहीं। तो ये भी नहीं हो सकता। कंजर्वेटिव में समझा चुका हूँ 5-6 बार, ठीक है। आगे जाते हैं। फिर क्या कर रहा है, बहुत बढ़िया क्वेश्चन, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। क्या कर रहा है, 3 फाइलें हैं, ठीक है, 1 2 3 फाइलें हैं और एक तीनों की जो एक एक फाइल का वैल्यू है वो कितना है, वो 4 रुपए है। तो बराबर कितने रुपए का हुआ, 12 रुपए का हुआ। तो कह रहा है 3 फाइलें जो हैं उनकी लागत 4 रुपए है कि व्यय के रूप में चार्ज किया गया, यद्यपि उनका उपयोगी जीवन काल कई वर्ष था। अब ये हमको बताओ 12 रुपए की फाइल लिखाने की क्या जरूरत है, 12 रुपए की फाइल और कई साल जीवन काल है उसका, तो क्या दिखा, तो इंपॉर्टेंट है वो चीज दिखाओ ना, इंपॉर्टेंट है वो चीज दिखाओ ना। तो ये एक मेटलिटी कॉन्सेप्ट कहती है कि जो, एक सेकेंड, वो चीज आप दिखाओ जो हमारे लिए इंपॉर्टेंट है। तो ये चीज हम जो है, ये भी नहीं होगा, ये भी नहीं होगा, ये भी नहीं होगा, ठीक है। क्लियर है बात, आगे आ जाओ। इतना डिटेल में समझा चुका हूं कि अब आप दिक्कत ही नहीं होगी। फिर क्या करें, लेखांकन की तुलना परंपरा का आशय होता है। देखिएगा क्या करा, अकाउंटिंग कन्वेंशन ऑफ मैचिंग, बहुत अच्छा क्वेश्चन है। मैचिंग कॉन्सेप्ट सीधा से पहले एक ही बारे में बता दें, मैचिंग कॉन्सेप्ट कहती है कि उसी ईयर की इनकम को उसी ईयर की एक्सपेंसेस के साथ क्या करते हैं, कंपेयर करते हैं। ये कहां करते हैं, प्रॉफिट एंड लॉस में करते हैं। चलिए पढ़ते चलते हैं, क्या लागू हो रही है। पहली बात, समय अवधि के लाभ की बिक्री की आय की तुलना, ये कैसे हो सकता है, ये हो ही नहीं सकता। प्रॉफिट फॉर द पीरियड टू बी मैच्ड विद द सेल्स रेवेन्यू, सेल्स से मतलब ही नहीं होता है। फिर क्या करा, प्रॉफिट फॉर द पीरियड टू बी मैच्ड विद द इन्वेस्टमेंट, इन्वेस्टमेंट से कहां मतलब हो जाएगा, ठीक है, ये मतलब हो नहीं सकता। फिर क्या करा, एक समय अवधि के व्ययों की अन्य समय अवधि, अन्य हो ही नहीं सकता। फिर कह रहा है एक समय अवधि के व्ययों की उसी अवधि के समय, बिल्कुल सही है, यही होगा। और ये कहां पे होता है, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में। बात समझ में आ गई। आशा करता हूं आपको ये जो मैराथन क्लास है, ये जो टॉप 60 क्वेश्चन है, ये बहुत अच्छे से समझ में आया होगा। लेकिन एक चीज मैं बता दूं, ये तभी आपको समझ में आया होगा जब आप हमारे पहले क्लासेस को लेंगे, ठीक है। आप, मैंने सबसे पहले बुक्स को बताया है, फिर सिलेबस को बताया है, फिर हिस्ट्री ऑफ अकाउंटिंग को बताया है, फिर अकाउंटिंग, बुक कीपिंग और अकाउंटेंसी को बताया है, फिर प्रिंसिपल्स को बताया है, फिर आज मैंने एक जो है टॉप 60 क्वेश्चन की सीरीज बनाई थी, ठीक है। अच्छे से पढ़िए, बहुत अच्छे से पढ़िए। आप लोगों का जो है आशीर्वाद बहुत मिल रहा है, बहुत आप हमारे ऊपर विश्वास कर रहे हैं, ठीक है। और आप खुद देख रहे होंगे कि इतना अच्छा कंटेंट आपको पूरे यूट्यूब पर शायद ही कोई दे रहा होगा। तो इसलिए मैं आपसे ये वादा करता हूं कि 6570 क्वेश्चन की जो सीरीज मार्केट में आती है उसको मैं पूरी तरीके से चीर फाड़ कर दूंगा, ठीक है। आशा करता हूं ये वीडियो आपको बहुत अच्छा लगा होगा। इसी तरीके से लाइक करते ही, इसी तरीके से शेयर करिए, अपने तक पहुंचाइए, सबकी हेल्प करिए, ठीक है। क्योंकि स्वामी विवेकानंद ने भी कहा है कि लॉ ऑफ गिविंग, यानी कि देना सीखिए, कुछ देना सीखिए सबको, ठीक है। तो आप इसको करिए और इसको पढ़िए अच्छे से। इसकी पीडीएफ मैं जो है आपको कहां पे दे दूंगा, इसकी पीडीएफ मैं आपको चैनल पर दे दूंगा, नंबर 1 कॉमर्स क्लासेस बाय अंकित सर पर दे दूंगा। आशा करता हूं ये वीडियो आपको बहुत समझ में आई होगी, बहुत अच्छी लगी होगी, ठीक है। और इसको खूब शेयर करिए, खूब प्यार दीजिए, खूब विश्वास दीजिए, सब्सक्राइबर को जरूर दीजिए। ओके, थैंक यू क्लास। जय हिंद, जय भारत।